तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया क्या? हो गया हो गया। ये हो क्या? गया। तो थोड़ा सिमाटिक को खोल दें। कहाँ गया हमारा बोर्नियो? हाँ, ये है बोर्नियो। बोर्नियो से यहाँ पर हम सिमाटिक को देख देते हैं। तो पहला हम लोगों का ये मिड रेंज का सीपीयू है और MT6769 भी। ऐसे अगर कहा जाए कि थोड़ा बहुत चेंजेबल होता है सीपीयू सीपीयू के बीच में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हारा वही रहता है। जी जी जी। बेसिक फंडामेंटल्स में से कोई तब्दील नहीं होता है। तो जो चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो जब एडवांस चिप में हम जाएंगे तो एडवांस चिप में उसको थोड़ा अलग से समझेंगे। और ये मत सोच लेना कि 6769 भी मैंने किया है तो फ्लैगशिप सेट का मैं करूंगा नहीं, बिल्कुल करूंगा फ्लैगशिप सेट का। ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪಡ ಆಗೋದು ಕುಚು ಪೇಪರ್ ರಚನಾ ना এটা টিকে তো আমি না আগে ইয়ে করতে না এটা আমি আগে করে দেব ঠাকুর মধ্যে ছিল না। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, लगभग लगभग सभी सीपीयू का बेसिक फंडामेंटल्स वही होता है। वही ईबीआई होता है, वही सीए होता है, वही डीएसक्यू होता है, डीएस टी होता है, ये सब वही होता है। लेकिन थोड़ा बहुत क्या होगा, जैसे में हम एडवांस में जाएंगे तो उसमें कुछ एडवांस फीचर्स रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज जो हमारा चल रहा है MT6769 भी, उसी में चलते हैं और आज उसका बता। तीसरा पार्ट को हम करेंगे। पंकज माइक म्यूट कर ले। सर कर दिया। थैंक यू। तो ये रहा हमारा नोट 9। नोट 9 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वो सीपीयू से। आज थोड़ा इसका बोर्ड व्यू को भी निकालते हैं। चलो, हमारा काम हो गया। अभी चलते हैं लेआउट में। सीपीयू को यहां से कॉपी कर लेते हैं और सिमेटिक में पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट। पहला सेगमेंट में हमने पढ़ा था बी मॉडेम, बी कोर, जीपीयू एसराम, भी प्रो 1, भी प्रो को एसराम, भी कोर एसराम, भी कोर और VDD2, बी प्रो 2, VDDQ एंड बी प्रो 2 एसराम। ये हमारा खत्म हो गया था। दूसरे सेगमेंट में हम लोग वोल्टेज में आए थे, जिससे हमने यहाँ पर एबीडीडी वोल्टेज सारे देखे थे और डीबीएसएस को देखा था। और पीएलएल के बारे में हमें जानकारी मिल गया था। अभी पीएलएल के बारे में थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे और उसके अंदर जो जो चीज है उसको हम देखेंगे। कल हम लोगों ने शायद यही पढ़ा था, पीएलएल बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसकी पावर सप्लाई यानी कि एनालॉग सप्लाई में थोड़ा सा भी नॉइज आ जाए तो पीएलएल की फ्रीक्वेंसी जीटर यानी कि हिलने लगता है। अगर फ्रीक्वेंसी हिला तो सीपीयू क्रैश हो जाएगा, फोन रिस्टार्ट होगा या फोन में सिस्टम यूआई हैज बीन स्टॉप्ड जैसे एरर आएंगे। रिपेयरिंग में पीएलएल फेलियर का क्या सिम्टम्स आएगा? अगर सीपीयू का कोई पीएलएल फेल होता है तो सप्लाई ना मिलने के वजह से या इंटरनल डैमेज होने से, ओवरलॉकिंग, अंडरलॉकिंग। भाई सब अच्छे होते हैं। माइक म्यूट कर बाइक लो। तो कभी कभी हिंग भी करता माइक म्यूट कर लो राजा, माइक म्यूट करो।
तो जी सर। वो बहुत ज्यादा गर्म होगा या फिर स्लो चलेगा, यानी कि लैग करेगा, नो पोर्ट बनेगा या डेड होगा। अगर मेन सिस्टम पीएलएल है तो सीपीयू इंस्टॉलाइज ही नहीं होगा। नेटवर्क सर्चिंग, अगर मॉडेम पीएलएल का जिसकी सप्लाई एवीडीडी 18MD थी फेल है तो फोन कभी नेटवर्क कैच नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्लॉक उसको नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब भी हम लोगों के पास इमरजेंसी कॉल, नो सर्विस, नो नेटवर्क आता है, बेसबैंड नहीं रहता है, तो हम सीपीयू को रिबल कर डालते हैं और एसडीआर को या डब्ल्यूटीआर को चेंज कर डालते हैं, या तो 2GPA 4GPA क्लॉक वगैरह सॉफ्टवेयर की एनबीराम एनबी डाटा सब कुछ कर डालते हैं, फिर भी हमारा सेट में नेटवर्क नहीं बनता है। गुरुजी, हाँ ये पीएलएल सर, गुरुजी सबका अलग अलग सेक्शन का अपना अलग अलग होता है। हाँ, पीएलएल सभी का अलग अलग होता है, यहां तक बैटरी का पीएलएल भी अलग होता है। फेज लॉक्ड लूप, जब फेज तुम्हारे पास कंप्लीटली पहुंच जाएगा तो फिर उस लूप को यानी कि उस सर्किट को ये लॉक कर देगा, जहां से वो ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। तो जैसे सीपीयू में सर इसकी लाइनें दो ही होती हैं या फिर अलग अलग लाइनें अलग अलग को कंट्रोल करने के लिए? बहुत बहुत होता है पीएलएल, बहुत होता है पीएलएल, बहुत होता है। हम जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा देखोगे तुम कितना पीएलएल देखोगे। पीएलएल, सब पीएलएल, कैसे पीएलएल आगे जाके मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इनकी सारी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल पहले तुम एकदम अच्छे से बढ़िया स्टूडेंट की तरह पीएलएल को समझ जाओ, पीएलएल है क्या चीज। यही मैंने कहा, अगर मॉडेम का पीएलएल जैसे कि सप्लाई एवीडीडी 18MD3 फेल हो तो फोन कभी नेटवर्क कैच नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लॉक ही नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी लॉक ना होने पर तुम्हारा नेटवर्क कैच नहीं करेगा। टेक्नीशियन टिप फॉर स्टूडेंट्स क्या है, जब भी आप सिमेटिक में किसी कैपेसिटर के आगे पीएलएल या एबीडीडी लेखा देखते हो तो समझ जाइए कि यह लाइन सीपीयू की स्पीड और स्टेबिलिटी के लिए है। इन कैपेसिटर को कभी भी रिमूव करके खाली मत छोड़िए ना। क्या शायदुल कहाँ गया? जहां भी कैपेसिटर खराब मिलेगा निकाल के तुरंत फेंक दो उसको। जहां भी कैपेसिटर मिलेगा तुरंत निकाल के फेंक दो, यही है कि नहीं? क्या हमारा शायदुल आया है कि नहीं आया है? क्या सर बात। ऐसा करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा ना सर। नहीं, ऐसा ही तो तुम लोग ज्यादातर यूट्यूब पर, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में तुम्हें कहा जाता है कि 0 ohms का रजिस्टर है, निकाल दो, जंपर कर दो, 80 ohms तक तुम जंपर कर सकते हो। तो भाई अगर 80 ohms तक हम जंपर कर सकते हैं तो सेंस रजिस्टर या शंट रजिस्टर तो 0 ohm से कम होता है, यानी कि 0 को अगर 100 भाग कर दिया जाए तो उसमें से भी वो कम होता है, तो उसको भी तो हम कर सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसी तरह कहीं पर एक कैपेसिटर लीकेज हो गया, शॉर्ट हो गया, तुम लोग क्या करते हो, आंख मूंद के निकाल के फेंक देते हो। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर कैपेसिटर ढूंढ के लगाते हो। लेकिन अगर पीएलएल के पास कैपेसिटर लगा है, क्योंकि पीएलएल को क्लास की पहले पीएलएल जब भी मैंने यहां पर तुम्हें बताया था, पीएलएल को बहुत ही क्लीन वोल्टेज चाहिए, क्लीन फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर तुमने कैपेसिटर को निकाल दिया तो फ्रीक्वेंसी में और वोल्टेज में नॉइज आ जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इन कैपेसिटर कभी भी रिमूव करके खाली मत छोड़िए, हमेशा नया लगाइए, क्योंकि ये नॉइज फिल्टर करते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर ABDD12 PLLGP। ये ABDD12 PLLGP आगे इसमें लिखा है VA12PME। क्या आजाद, मैंने कल यही बात बताया था ना, VA12 को अगर हम पकड़ते हैं तो वो कई जगह में जाता है, जी 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 जी। लेकिन हमने VA12 को नहीं पकड़ा है। हम आईसी के अंदर ये जो ABDD12 PLLGP ये क्या है इसको जानेंगे और इसका काम को जानेंगे। तो क्या है ABDD12 PLLGP? ABDD12 PLGP का ताल्लुक सीधा सीपीयू के ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस इंजन से है। सीधे सीधे इसका ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। यहां जीपी का मतलब होता है जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसर या जनरल पर्पज पीएलएल सेक्शन। एबीडीडी 12
पीएलएलजीपी क्या है? ये एनालॉग, ये पीएलएल के है, ये पीएलएल के एनालॉग सेंसिंग सर्किट के लिए है। वीडीडी पावर सप्लाई है, 12 1.2 वोल्ट की सप्लाई है। पीएलएल फेज लॉक्ड लूप फ्रीक्वेंसी जनरेटर, जीपी ग्राफिक प्रोसेसर सेक्शन के लिए है। इसका मेन काम क्या है? जैसे कि हमने भी अभी बात की कि पीएलएल का काम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। जीपीयू क्लॉक जनरेशन, जीपीयू जैसे माली या आर्डिनो की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ग्राफिक्स रेंडर करने के लिए ये सप्लाई उस जीपीयू के पीएलएल को क्लीन पावर देती है। डिस्प्ले फ्लूइडिटी, स्क्रीन पर जो आप 60 हर्ज या 90 हर्ज का स्मूथ एक्सपीरियंस देखते हैं, वो तभी मुमकिन है जब जीपीयू का पीएलएल स्टेबल होगा। अगर यहां पर जीपीयू का पीएलएल स्टेबल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? रामचरण, क्या प्रॉब्लम आ सकता है? अरे किसका कोई, बोले गुरुजी वापस? गुरुजी एक बार वापस बोलिए तो ये क्वेश्चन। कहा, मैंने कहा अगर जहां पर 60 हर्ज या 90 हर्ज का हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेट होके हमारा स्क्रीन के लिए जाता है, अगर वो जीपीयू पीएलएल फेल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? डिस्प्ले फ्रीज हो जाएगा। गुरुजी ये मीपी लाइन होके आता है ना, हाँ, तो मीपी ये लाइन एक, ये सीपीयू में रहता है मीपी लाइन, उसके बाद वो तुम्हारा जीपीयू से रेंडर होता है, ये सीपीयू के अंदर रहता है और मीपी लाइन को ये स्टेबल करता है, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। बात हाँ को यही थोड़ा फ्रीक्वेंसी मीपी समझो। लाइन होके। गुरुजी ये जैसे हाँ, टीवी में झिलझिलाहट आती है ना, उस तरह से आएगा। रास्टर नहीं, टाइप का ये घोस्ट इमेज बनाएगा। और धुंधला इमेज। हाँ, घोस्ट इमेज बनाएगा, ठीक है ना? तो हाई स्पीड डाटा ये सप्लाई सीपीयू के उन इंटरनल रास्तों से, यानी कि बोसेस से, यानी कि बस को भी टाइमिंग देती है जो ग्राफिक्स का डाटा को रैम से जीपीयू तक ले जाते हैं। रिपेयरिंग में इसका सिम्टम्स क्या है? अगर ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई में डिस्टरबेंस आती है तो आपके स्टूडेंट्स को ये फॉल्ट्स मिल सकते हैं। कौन सा फॉल्ट मिल सकते हैं? कि स्क्रीन पर अजीब तरह की लाइंस, कलर का फटना या ग्राफिक्स के ग्लिचेस आना ही कम्बो या फोल्डर नया हो, आना भले ही कम्बो या फोल्डर नया, तुमने नया कम्बो लगाओ या नया फोल्डर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कलर फट जाना, लाइंस आ जाना, जूम हो जाना, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। हैवी लैगिंग, फोन ऑन होगा पर जैसे ही कोई ग्राफिक्स वाला काम यानी कि वीडियो चलाया या गेम खोलना करेंगे तो फोन हैंग हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। थर्मल शटडाउन, अगर ये पीएलएल सेक्शन अनस्टेबल हो जाए तो ये बहुत हीट पैदा करेगा जिससे फोन ओवरहीटिंग का एरर देकर बंद हो सकता है। डेड कंडीशन, अगर ये लाइन डायरेक्ट शॉर्ट हो जाए क्योंकि ये मेन पीएमआईसी से आती है तो फोन पूरी तरह से डेड होगा और डीसी पावर सप्लाई पर हाई इनिशियल करंट लेगा। और यही चीज को शायद हमने एक पिछले महीने के डेमो क्लास में प्रैक्टिकल में किया था, याद है क्या? VA12 के लाइन को याद आया? जी आईसी खराब हो गई थी उसकी। हाँ, उसकी आईसी खराब हो गए थे और हमने उस दिन बहुत लेट हो गया, दूसरे दिन के लिए रख दिया और दूसरे दिन वो लड़की आके बोले कि मेरा फोन बना है तो दे दो, नहीं बना है तो दे दो। मैं बोला माँ तू थोड़ा रुक जा, आधा घंटा का टाइम दे, तेरे को बना के दे देता हूँ। वही तो प्रैक्टिकल टेस्टिंग क्या है? बोर्ड पर सीपीयू के पास इसका एक फिल्टर कैपेसिटर होता है, वहां मल्टीमीटर से 1.2 वोल्ट को चेक करें। सोर्स क्या है, कहां से ये आता है? ये अक्सर पीएमआईसी के एक स्पेसिफिक एलडीओ रेगुलेटर से निकलकर आती है। डायोड वैल्यू क्या रहेगा इसमें? अगर वहां वैल्यू 200 से कम है तो लाइन में लीकेज हो सकता है, यानी कि हमारा इस लाइन में 200 से ऊपर आना चाहिए। फिर आते हैं इसके बाद कौन सा है? एमईडीडी
एबीडीडी 18 PLL GP। तो क्या है एबीडीडी 18 PLL GP? एबीडीडी 18 PLL GP। अरे माइक म्यूट कर लो। सर मुझे एक्सेस दे दिए, मैं ऑफ कर दूंगा। अभी दे रहा हूं तेरे को। अभी गया कहाँ में तू? हाँ, दे रहा हूँ तेरे को, एक्सेस दे रहा हूँ। बना दिया कोर्स तेरे को, अभी म्यूट लगाना, ठीक है। सोर्स क्या है? ये पीएमआईसी के एक स्पेसिफिक एलडीओ रेगुलेटर से निकल कर आती है। ये गया हमारा एबीडीडी 18 PLLGP। एबीडीडी 18 PLLGP वही सप्लाई है जो आपने अभी पूछी थी, एबीडीडी 12 PLLGP। बस फर्क ये है कि 1.8 वोल्ट पर काम करता है। मीडियाटेक एडवांस्ड सीपीयू में एक ही पीएलएल सेक्शन को दो अलग अलग वोल्टेजेस 1.2 और 1.8 की जरूरत होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, 1.2 वोल्ट उसके कोर लॉजिक के लिए है और 1.8 वोल्ट उसके हाई स्पीड स्विचिंग और स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कल हमने इसी के ऊपर चर्चा किया था कि नहीं किया था? ये हुआ था गुरुजी। हमने कहा था अगर 1.8 वोल्ट इंजन को एक्टिव करने के लिए होगा तो 1.8 वोल्ट जो है उसका रेंजेस को बढ़ाने के लिए होगा। क्या है? ये तो हमने ऑलरेडी जान लिया, एबीडीडी 18 PLLGP क्या है, इसका काम स्पेसिफिक प्रपोज क्या है। ये सप्लाई और बाकी पेरिफेरल कंट्रोल्स जैसे डिस्प्ले इंटरफेस के पीएलएल क्लब को लॉक करने में मदद करता है। फ्रीक्वेंसी लॉकिंग, जब सीपीयू स्लीप से एक्टिव मोड में आता है तो फ्रीक्वेंसी को तुरंत लॉक करने के लिए 1.8 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, सीपीयू के अंदर क्लॉक सिग्नल को दूर तक पेरिफेरल टास्क भेजने के लिए जो बफर्स होते हैं उन्हें ये देता है। अब क्या वही सवाल दोबारा हम पूछ लें यहां पर, बफर्स क्या होता है? बोलो। कोई बता सकता है क्या बफर्स क्या होता है? पिछले क्लास को अगर हम याद करें तो मुझे जरा बता दो कि ये बफर्स क्या होता है। क्या होता है बफर्स? गुरुजी इतना भूलता क्यों है? अभी सुबह ही मैंने पढ़ा है। अरे याद करो जरा, याद करके बताओ मुझे, याद करके बताओ जो मुझे। क्या हुआ? वापस गुरुजी ये ऐसा क्यों क्या होता है? वोल्टेज बढ़ा सकता है, कमा सकता है, ऐसा क्या है? वोल्टेज बढ़ा सकता है, घटा डेटा सकता है। का वेटिंग रूम होता है वो, कुछ वक्त के लिए वहां पर डेटा रुकता है उस वो हो बफर के। गया तुम्हारा एसराम। मैंने तुम्हें पूछा वफर, कौन बोला? सुहेल। जी, टेम्पररी मेमोरी एरिया होता है ना सर बफर। अरे वो तो बाद की बात है, बफर है क्या, यही तो मैंने पूछा तुमको, बफर क्या है, यही पूछा मैंने, बफर क्या है। तुम तो क्लास सर में इसको बफर्स पढ़े हो। होता है ना शायद पल्स की तरह। वफर वो तरीका होता है जब हम किसी में वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट मिलता है, अगर हम वोल्टेज नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी कि इनपुट पे आउटपुट मिलना और आउटपुट इनपुट बंद है तो आउटपुट बंद हो जाना, तो इसको कहते हैं बफर सर्किट। ऐसा करने का कारण क्या है? इसके बीच में 2 TPD का टाइम कंज्यूम होता है। जो 2 TPD का टाइम कंज्यूम होता है वही टीपीडी को, वो जो टाइम होता है वो वहां पर, जैसे अभी सुहेल ने बताया, कुछ देर के लिए डाटा को स्टोर किया जाता है, वही होता है बफर। इसको जब तुम लॉजिक गेट अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बफर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जीपीयू और बाकी पेरिफेरल कंट्रोल्स जैसे डिस्प्ले इंटरफेस के पीएलएल क्लॉक को लॉक करने के लिए मदद करता है। फ्रीक्वेंसी लॉकिंग,
जब सीपीयू स्लीप से एक्टिव मोड में आता है तो फ्रीक्वेंसी को तुरंत लॉक करने के लिए 1.8 वोल्ट की जरूरत होता है। क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन सीपीयू के अंदर क्लॉक सिग्नल को दूर तक यानी कि पेरिफेरियल तक भेजने के लिए ये बफर होते हैं, उन्हें ये पावर देती है। फॉल्ट और सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या हम करेंगे? अगर एवीडीडी 1.8 पीएलएल जीपी मिसिंग है तो फोन की कंडीशन ऐसी होगी, डिस्प्ले ब्लैंक होगा, नो ग्राफिक्स होगा, फोन ऑन होगा पीसी पर पोर्ट भी बनाएगा लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जीपीयू का पीएलएल इंस्टॉलाइज नहीं हुआ। रिस्टार्ट ऑन हैवी टास्क, जब कोई गेम या हैवी ऐप को खोलोगे तो ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप होने पर फोन तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा। कैमरा फेलियर होगा, कई बार कैमरा का क्लॉक इसी सेक्शन से सिंक होता है, जैसे कि जिसकी वजह से कैमरा कैंट स्टार्ट का एरर देगा। बोलो मजहर, बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो मजहर, बोलो क्या बोलना चाहते हो, अपना माइक खोलो, बोलो। चलो ठीक है, ग्लिच हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल टेस्टिंग क्या है? आपने नोटिस किया होगा कि सीपीयू के पास 1.8 वोल्ट की कई लाइंस होते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट यानी कि अलग करने का तरीका यही है। इंपीडेंस और डायोडा मोड में क्या हम देखेंगे, मल्टीमीटर से चेक करने पर इसकी लाइन की वैल्यू हमेशा 350 से 550 के बीच में होनी चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप, अगर ये 1.8 वोल्ट की जगह 1.5 वोल्ट या 1.2 वोल्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए कि या तो पीएमआईसी खराब है या इस लाइन में लगा कोई कैपेसिटर लीकेज है। अब तक हमने ये सारे पीएलएल एनालॉग सप्लाई को देख लिया है। कौन सा? ये वाला देख लीजिए, एवीडीडी 12, एवीडीडी 18, एवीडीडी 18 डीडीआर, एवीडीडी 12 पीएलएल जीपी। फिर इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो है पेरी डी। ये पेरी डी क्या होता है? कौन बताएगा पेरी डी क्या है? अरे क्लास में जब सवाल जवाब नहीं होगा तो मजा क्या आएगा? पेरिफेरल्स गुरुजी। और डी, इसको कहां घर में भूल के आ गए? डिजिटल। डुप्लीकेट। डिजिटल 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 पेरिफेरल, डिजिटल पेरिफेरल। चलो देखते हैं क्या है पेरीडी। पेरीडी यानी कि पेरिफेरल डिजिटल सप्लाई के ये उस सेक्शन के लिए है जो बाहर की दुनिया यानी मदरबोर्ड पर लगे बाकी कंपोनेंट से जुड़ा होता है। अब तक हम लोग एनालॉग यानी कि एबीडीडी की बात कर रहे हैं जो इंटरनल स्पीड यानी कि पीएलएल के लिए थी, लेकिन पेरीडी प्योर पेरिफेरल कंट्रोल का डिजिटल फ्यूल है। पेरीडी क्या है? पेरिफेरल्स बाहर के कंपोनेंट्स जैसे सेंसर हो गया, वाईफाई, ऑडियो, टच, इन सब के लिए। डी स्टैंड फॉर डिजिटल, ये एक डिजिटल लॉजिक सप्लाई है। कभी तुम लोगों के मन में क्या ये आया है डिजिटल का मतलब क्या है? मतलब गणितीय या आंकिक रूप से गुरुजी? 01। और कुछ? डिजिट जो आंखों से देखे जाते हैं। अभी तक हमने कई बार तुमको ये बता चुके हैं, डिजिटल जो है वो ऑन ऑफ है, यानी कि एक ऑन ऑफ होने वाला फ्रीक्वेंसी, और एनालॉग जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला फ्रीक्वेंसी होता है। यही बताया था ना कि नहीं सुहेल? जी हाँ, तो सप्लाई अगर डिजिटल देखे जाएंगे तो वो मैं सिर्फ डिजिटल का ये कर रहा था। तो यही तो डिजिटल का तो सही मतलब आजाद ने बताया, अंकीय यानी कि गणित हो गया वो। चलो देखते हैं वोल्टेज क्या है। मीडियाटेक सीपीयू में ये अक्सर 1.1 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज के आसपास होती है। इसका मेन काम क्या है? सीपीयू के अंदर एक पेरिफेरल कंट्रोलर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कब किसी कंपोनेंट से डाटा लेना। डिजिटल लॉजिक पावर क्या है? सीपीयू के उन गेट्स को पावर देता है जो वाईफाई, ब्लूटूथ और सेंसर को सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। फिर आते हैं आईओ कंट्रोल्स में। ये एंश्योर करता है कि सीपीयू को पेरिफेरल पिंस पर डिजिटल लॉजिक 0 या 1 सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं।
कनेक्टिविटी ब्रिज क्या है? जब आप वाईफाई ऑन करते हैं तो सीपीयू को जो हिस्सा वाईफाई आईसी से बात करता है वो इसी पेरी डी सप्लाई पर चलता है। रिपेयरिंग में इसका क्या डायग्नोसिस होगा? अगर पेरी डी मिसिंग हो जाए तो फोन की हालत ऐसी हो। कैसे होगा? स्टॉकन लोगो, क्योंकि सीपीयू पेरिफेरल्स को इंस्टॉलाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि चेक नहीं कर पाएगा, इसलिए फोन बूटिंग में बहुत समय तक लेता रहेगा या लोगों पर ही रुका रहता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन का फेल्योर क्या है? फोन ऑन हो जाएगा लेकिन वाईफाई ब्लूटूथ ऑन नहीं होंगे, गियर्ड आउट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर टच काम नहीं करेगा भले ही वोल्टेजेस बाहर बन रहे हो। करंट कंज्यूम क्या होगा? अगर ये लाइन शॉर्ट है तो डीसी सप्लाई पर फोन 0.05 एम्पियर से लेकर 0.12 एम्पियर के बीच में ऑटो करंट या स्टक करंट दिखाएगा। टेस्टिंग पॉइंट क्या है? पेरी डी को हमेशा वी कोर और वी मॉडेम के साथ चेक करें। सोर्स क्या है? ये वोल्टेज मेन पीएमआईसी से आता है। फिल्टर कैपेसिटर, सीपीयू के पास इसका कैपेसिटर हमेशा क्लस्टर में है। अगर यहां बीप आ रहे हैं और सीपीयू हीट हो रहा है तो 90% चांस है कि सीपीयू इंटरनल शॉर्ट हो गया है। यहां पर देखते हैं डीवीडी डी18 IORT, क्या देखेंगे? डीवीडी डी18 IORT। यहां पर अगर बाहर देखो, ये VIO 1.8 PMU या VIO 1.8 PMU एपी के नाम से तुम्हारा एलडीओ से आएगा। एलडीओ से तुम्हारा VIO 1.8 PMU अंडरस्कोर एपी के नाम से आएगा, और जब ये सीपीयू के अंदर जाएगा तो इसका नाम बदल जाएगा। क्या? ABDD 18 IORT IORB IOLM IOLT IOVL। यही की वोल्टेज 4 और 5 हिस्से में बट गया ना रामचरण? ये एक ही वोल्टेज इतना सारा हिस्से में बदल गया ना, तो इसका कारण क्या है? क्या आजाद? आजाद, जी गुरु जी। क्या हम इस VIO 18 PMU एपी को पढ़ेंगे या इसका अंदर का हिस्सा को पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे बोलो? अंदर वाले को पढ़ेंगे गुरु जी। अंदर वाले को पढ़ेंगे। तो पेरिडी के अंदर ये जो 5 हिस्सा होता है, ये 5 अलग अलग हिस्सा होता है, और ये क्या क्या होता है इसको हम अभी देखेंगे। पहले सबसे पहले डीवीडी डी18 IORT क्या है? डीवीडी डी18 IORT, अभी हम लोग मदरबोर्ड की नर्वस सिस्टम की सप्लाई पर पहुंच गए हैं। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम में पहुंच गए, और आजाद तुम्हारा अगर नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाए, दिमाग काम करना सब खत्म हो जाएगा गुरु जी। अरे नहीं रे, नर्वस सिस्टम खत्म हो गया मतलब तुम्हारा पैर हाथ सर, मतलब सर जैसे पैरालाइज हो जाएंगे। हाँ कड़क करके जैसे रहते हैं वैसे नहीं होगा। डीवीडी डी18 IORT डिजिटल वोल्टेज ड्रेन वोल्टेज IO रियल टाइम इनपुट आउट रियल टाइम, वो सप्लाई है जो सीपीयू के IO यानी कि इनपुट आउटपुट बफर्स को पावर देता है। अब जरा सोचो, बफर्स को पावर नहीं मिला, जरा सोच के देखो, बफर्स को पावर नहीं मिला तो प्रोसेस होगा क्या? नहीं गुरु जी, नहीं होगा लॉजिक ही नहीं गुरु। काम करेगा। लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि वॉफर्स में तुम्हारा जो कमांड होगा वो आके उसी वॉफर्स में जो रुकेंगे, वॉफर से फिर वॉफर्स में फिर वहां पर वो प्रोसेस होंगे, प्रोसेस होने के बाद वो डेस्टिनेशन को जाएंगे। यानी कि तुम्हारे शरीर में तो खून है लेकिन खून की ले जाने वाला नली जो है हाथ तक वो बंद है, तो नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है। इसका नाम ही इसका काम बताता है, IO इनपुट आउटपुट, और RT हो गया रियल टाइम। सो डीवीडी डी18 IORT क्या है? ये 1.8 वोल्ट की डिजिटल सप्लाई है। जब सीपीयू को किसी भी बाहर के कंपोनेंट जैसे टच हो गया, सेंसर या कोई बटन को हो, रियल टाइम में सिग्नल लेना होता है तो ये सप्लाई उस हार्डवेयर इंटरफेस को जिंदा रखता है। इसका मेन काम क्या है? इंटरफेस पावर, सीपीयू के उन पिंस को पावर देना जो I2C SPI या GPIO प्रोटोकॉल्स पर काम करते हैं। सिग्नल लेवल क्या है? बाहर के कंपोनेंट्स 1.8 वोल्ट पर बात करते हैं,
सीपीयू के अंदर के लॉजिक को उनसे मिलने के लिए 1.8 वोल्ट की पुली यानी कि ब्रिज की जरूरत है। रियल टाइम प्रोसेस रेस्पॉन्स क्या है? फोन स्लीप मोड में हो और आप पावर बटन दबाए या फिंगरप्रिंट को टच करे, ये रियल टाइम रेस्पॉन्स इसी सेक्शन की वजह से आता है। तो हम यहां पर ये समझ सकते हैं क्या, आईओआरटी बंद होने पर हमने अगर फिंगर को टच किया या स्क्रीन को डबल टैप किया या पावर स्विच को प्रेस किया तो हमारा फोन जो है स्लीप मोड से अवेक नहीं करेगा। समझ जाएंगे? नहीं आएगा गुरुजी। और जैसे ही हम लोगों का इस तरह का फॉल्ट होता है, हम पावर आईसी को तुरंत बदल देते हैं और कनेक्टर को उठा के फेंक देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर को निकाल देते हैं, सीपीयू को रिबल कर डालते हैं, सॉफ्टवेयर भी कर डालते हैं। लेकिन छोटा सा चीज क्या है, ये आईओआरटी रियल टाइम क्लॉक जो होता है ना, वोल्टेज होता है, अगर उसको रियल टाइम वोल्टेज नहीं मिला तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा। रिपेयरिंग में डायग्नोसिस क्या करें, अगर ये लाइन फेल हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप या शॉर्टिंग, तो आपको ये अजीब फॉल्ट्स मिलेंगे। क्या नो रिस्पॉन्स ऑन बटन, बटन को प्रेस करो तो कोई काम नहीं करेगा। फोन ऑन है लेकिन पावर बटन या वॉल्यूम बटन काम नहीं कर पा रहे हैं, भले ही पत्ता फ्लेक्स सब कुछ सही हो। फिंगरप्रिंट टच नॉट वर्किंग, अगर सीपीयू का कोई आईओ बफर इंस्टॉलाइज नहीं हुआ तो टच स्क्रीन और फिंगरप्रिंट सेंसर कभी डिटेक्ट नहीं होंगे। स्टॉक ऑन लोगो, वेट फॉर पेरिफेरल्स, यानी कि तुमने कैमरा को ओपन किया तो वो ओपनिंग लिख के रख देगा और आगे नहीं बढ़ेगा, बस वो ओपनिंग लिख के रखेगा। तो बूटिंग के वक्त सीपीयू चेक करता है कि सारे पेरिफेरल्स रेडी है या नहीं है। अगर आईओआरटी सेक्शन फेल है तो हैंडशेक नहीं हो पाएगा और फोन लोगों पर अटक जाएगा। तो ये कौन सा बला आ गया, हैंडशेक? क्या रे आजाद, तुम फोन के साथ हैंडशेक करता है क्या? नहीं गुरुजी, आप वो नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुजी। ऐसा नहीं है। अब जब भी तुम मोबाइल को किसी के साथ सॉफ्टवेयर लगाते हो, अनलॉक टूल हो गया, यूएफआई हो गया, एजीजे हो गया, तो वहां पर क्यों लिख के आता है हैंडशेकिंग? वो तालमेल बैठाता है गुरुजी। अरे पहले डाटा सीपीयू से जाएगा, फिर सीपीयू तक डाटा आएगा, तभी तो काम बनेगा ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हैंडशेकिंग। ठीक है। जी जी। ऑटो रिस्टार्ट कर्नेल जो है उसका पैनिक हो जाएगा जब एंड्रॉयड सिस्टम किसी सेंसर से बात करने की कोशिश करेगा और आईओ बफर पावर ना होने के वजह से जवाब नहीं देगा, तो फोन तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन टिप्स क्या है, ये जो 1.8 वोल्ट आईओआरटी अक्सर वीआईओ 1.8 लाइन से जुड़ी होती है। अगर मदरबोर्ड पर कहीं भी 1.8 वोल्ट की शॉर्टिंग है, जैसे फ्रंट कैमरा या टच आईसी में, तो ये सीपीयू की डीवीडीडी 1.8 आईओआरटी लाइन को भी बैठा देता है, यानी कि पुल डाउन कर देता है। टेस्टिंग क्या है, सीपीयू के पास सिमेटिक में इसका बाईपास कैपेसिटर टेस्ट करें, वहां 1.8 वोल्ट की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी को चेक करें। कूलिंग टेस्ट, अगर ये लाइन पे 50 ओम से कम रीडिंग दिखा रही है तो समझ जाइए कि ये लाइन पेरिफेरल आईसी शॉर्ट है या सीपीयू का आईओ बैंक जो होता है वो डैमेज हो गया। अभी मैंने बैंक का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है क्या सिंह साहब? सिंह साहब गुरुजी, बैंक भी एक तरह का बफर हुआ। जी सर। क्या करते हो, सवाल जवाब करो। गुरुजी मैं थोड़ा बाहर था, तभी आवाज सुन रहा था, आपको आवाज आ रहा है सर। देखो यहाँ पर मैंने जितना दिखाया ना, ये सारे एक एक बैंक है या एक एक मतलब एक एक पोजीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक का शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। गुरुजी, हाँ ये आईओ वोल्टेज हमारे तमाम जितने भी कंपोनेंट लगे रहते हैं, इनको दे करके और उसी समय चेक करता है कि अवेलिटी है या नहीं है। तो हाँ बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं गुरुजी, जिनको अगर वो नहीं पाता है तो वो रीस्टार्ट नहीं करता है सेट को, कुछ जाने देता है, ऑन होने देता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं गुरुजी, जिनको गया चेक किया नहीं पाया तो सेट रीस्टार्ट कर देता है। तो कौन से पे रीस्टार्ट करता है, कौन से पे नहीं करता है गुरुजी? अब देखो, जो ऑन होने के बाद अलाइव हो जाते हैं
जो ऑन होने के बाद अलाइव हो जाते हैं, अगर उस तरह का कंपोनेंट में आईओ फेल हुआ तो वो कंटिन्यूस रिस्टार्ट करेगा, या तो लोगो यहाँ पर रहेगा। और जो जैसे गुरुजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अलाइव करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, कैमरा हो गया, ऑडियो प्लेयर हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, ब्राउजर हो गया, टच स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, इस तरह का चीज को अगर हम देखें, इनको जब हम कमांड देते हैं तभी ये चलते हैं, कमांड से पहले ये चलते नहीं है, यही है कि नहीं? तो इस जी जी तरह का कंपोनेंट में अगर शॉर्टिंग आए तो उस एप्लीकेशन को नहीं जब, नहीं, शॉर्टिंग नहीं गुरुजी, ओपन होने की बात कर रहा हूँ मैं। चलो ओपन होने की भी बात समझ लो, अगर उस तरह का जो एप्लीकेशन को अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, वो आराम से हमारा सिस्टम को चलाने देगा, लेकिन जैसे ही उस एप्लीकेशन को हम खोलेंगे तो उसको ना मिलने के कारण सीपीयू सोचेगा शायद लाइन में कहीं पर ट्रैफिक है, तो एक बार मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूं, और जब तक उसको वो लाइन नहीं मिलता रहेगा तब तक वो रिस्टार्ट करता रहेगा। जब दोबारा जैसे हम बैटरी को निकाल के उसमें बैटरी को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि उसका कैसी मेमोरी को हटा देंगे, वैसे ही दोबारा चालू करेंगे तो सेट चालू हो जाएगा। जैसे गुरुजी मान लीजिए हमारा WTR है, उसने 1.8 दे के चेक कर लिया कि WTR अवेलेबल नहीं है हमारा, हाँ, तो इस कंडीशन में तो वो रिस्टार्ट नहीं करता, उसको जाने देता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। क्यों करेगा? उसकी जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है, क्यों है? उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक सिम इंस्टॉल नहीं होगा तब तक उसमें जब हम नेटवर्क का प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक उसको जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम नेटवर्क की बारी में या सिम डाल के हम नेटवर्क के इस कंडीशन में आएंगे तब वो रिस्टार्ट करेगा। जी जी। चलो अभी थोड़ा सा, अगर लेकिन गुरुजी ये कंडीशन हम फिंगर में भी जाएं तो फिंगर भी अगर हमारा नहीं लगा है तो इसको 1.8 जाएगा, तो भी वो कहने रिस्टार्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई हार्डवेयर कंपोनेंट सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ है पेरिफेरल के नाम से, अगर उस कंपोनेंट के साथ ये सीपीयू सिंक्रोनाइज नहीं करेगा तो वो उसको क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। और रिजेक्ट का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअस तुम्हारा रिस्टार्ट करेगा, या तो लोगो यहाँ पर रुक जाएगा या तो शट डाउन कर देगा, तीनों कंडीशन बनाएगा वो। और कोई सवाल किसी का? या और आगे जैसे कभी जैसे 220 अभी एक 320 बी में गुरुजी अगर माइक का एक क्लॉक नहीं जाता है और 1.8 चेक कर लेता है उसको कि हमको नहीं मिला, तो तुरंत सेट का हैंग ऑन लोगो डाल देता है। वही 320 जियो का ना? जी जी जी, वही वही। हाँ, क्योंकि जब सीपीयू किसी हार्डवेयर के साथ अपना रिश्ता नहीं बना पाता है तब ये प्रॉब्लम आता है। तो क्या आगे की ओर चले? जी गुरुजी। हमने क्या देखा अभी? आरटी देखा, रियल टाइम। अभी हम लोगों ने क्या देखा? आईओ आरटी दिखा ना? जी 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 गुरुजी। जी जी। अभी हम लोग देखेंगे डीबीडीडी 18 आईओ आरबी। डीबीडीडी आईओ आरबी बिल्कुल आईओ आरटी जैसा ही सप्लाई है, लेकिन यहाँ आरबी का मतलब है रियर बैंक या राइट बैंक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले थे, ये बैंक मत समझो तुम्हारे भाषा, ये सीपीयू के लैंग्वेज में बैंक बैंक होता है, लेकिन तुम्हारे लैंग्वेज में ब्लॉक समझ लो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट ब्लॉक या लेफ्ट ब्लॉक या अपर ब्लॉक या लोअर ब्लॉक। सीपीयू के पिंस इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें अलग अलग ग्रुप्स यानी कि बैंक में बांटा जाता है। अगर आईओ आरटी टॉप या रियल टाइम पिंस को संभालता है तो आईओ आरबी सीपीयू के दूसरे हिस्से को यानी कि आईओ पिंस को पावर देता है। सो डीबीडीडी 18 आईओआरबी क्या है? ये 1.8 डिजिटल वोल्ट सप्लाई है जो सीपीयू को एक स्पेसिफिक आईओ बैंक यानी कि डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस का ग्रुप का ये पावर देता है। इसका मेन काम क्या है? मीडियाटेक सीपीयू में हर सेक्शन, जैसे कैमरा इंटरफेस हो गया, डिस्प्ले इंटरफेस हो गया, स्टोरेज इंटरफेस हो गया, अलग अलग बैंक से जुड़ा होता है। सीपीयू के अंदर उन ड्राइवर्स को पावर देना जो सिग्नल्स को बाहर मदरबोर्ड पर भेजते हैं।
प्रोटोकॉल सपोर्ट क्या है? ये सप्लाई अक्सर एसडीआईओ, मेमोरी कार्ड, एमएमसी, स्टोरेज या एलसीडी कंट्रोल सिग्नल्स पिन को एक्टिव रखती है। डिजिटल लॉजिक स्टेबिलिटी क्या है? यह एंश्योर करता है कि सीपीयू इस बैंक से निकलने वाला सिग्नल 0 एंड 1 का वोल्टेज लेवल सही रहा, ताकि बाकी आईसी उसे समझ सके। रिपेयरिंग में इसका सिम्टम्स या फॉल्ट क्या होगा? अगर आईओआरबी लाइन में प्रॉब्लम आता है तो फॉल्ट उस बैंक से जुड़े कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। एमएमसी स्टोरेज नॉट डिटेक्टेड आएगा। अगर ये बैंक स्टोरेज एमएमसी यूएफएस की पिन को पावर देता है तो फोन डेड हो जाएगा, और पीसी पर सिर्फ एनटी के कोड दिखाएगा, क्योंकि सीपीयू स्टोरेज को रीड नहीं कर पा रहा है। एसडी कार्ड नॉट वर्किंग। अगर ये बैंक एसडी कार्ड इंटरफेस के लिए है तो फोन ऑन होगा पर मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं करेगा। एलसीडी डिस्प्ले ब्लैंक। अगर डिस्प्ले का कंट्रोल सिग्नल रीसेट टीईपीडब्ल्यू एम इस बैंक से निकल रहा है तो ग्राफिक और लाइट बनने के बाद भी स्क्रीन ब्लैंक होगा। टेक्नीशियन के लिए टिप्स क्या है? ये पॉइंट जरूर कवर करें। द बैंक कंसेप्ट। सीपीयू को एक बड़ा शहर अगर समझ लिया जाए तो आईओआरटी एक मोहल्ला और आईओआरबी दूसरा। अगर सिर्फ आईओआरबी की 1.8 वोल्ट लाइन शॉर्ट है तो सिर्फ उस मोहल्ला यानी कि उस बैंक के फंक्शन को रुकेगा, लेकिन कभी कभी ये पूरे सीपीयू को हैंग कर देता है। वोल्टेज सप्लाई सोर्स कहाँ है? ये भी VIO 1.8 LDO VIO से बनती है। अगर मदरबोर्ड पर किसी एक कैपेसिटर की वजह से ये 1.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो सारे आईओ बैंक्स यानी कि आईओआरबी, आईओआरटी, आईओएलबी सभी फेल हो जाएंगे। तो गुरुजी, हाँ, ये पेरी डी वाली लाइन जो थी वो क्या दिखाया था हमने सर? पैड वैल्यू के साथ कनेक्ट है क्या? जरा एक बार उसका स्कीमेटिक दिखाइएगा गुरुजी। हाँ, हाँ, अब बताओ। ये क्या है सर? 1 mm का, इसके बाद ये कहीं जा रहा है या फिर? हाँ, एकदम 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 बढ़िया बढ़िया सवाल तुमने पूछा है। इतना बढ़िया सवाल है कि इसका जवाब ये है कि इसके जब बोर्ड का डिजाइन होता है ना, इसकी बोर्ड की जब निर्माण होता है ना, जी जी हर पेयर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर एक बड़ा या एक छोटा हो जाए ना तो ये जी काम नहीं करता है। अगर एक बड़ा या एक छोटा हो जाता है तो ये काम नहीं करता है। तो इन ये जो टॉपिक अभी तुमने छेड़ा है ना, जी गुरुजी। ये टॉपिक तो तुम्हारे लिए आगे रखा है। मुझे एक बात बताओ, पेरीफेरल के बाद मान लो सबसे पहले हमने देखा कौन सा लॉजिक, डिजिटल लॉजिक को देखा। जी डिजिटल लॉजिक के बाद हमने आईओ वोल्टेजेस को देखा, जी जी यानी कि सॉरी, हमने देखा डिजिटल और एनालॉग वोल्टेज को देखा। उसके बाद पीएलएल को देखा। अभी पेरिफेरल डी को और ए को भी देखेंगे। अभी डिजिटल पेरिफेरल को देखेंगे, एनालॉग पेरिफेरल को भी देखेंगे, है कि नहीं? जी जी जी। तो इसके बाद कौन सा सीक्वेंस चालू होगा? अभी अगर मुझे तुम बता दोगे तो मजा आ जाएगा। पहला तुम्हारा वो हो गया डिजिटल, फिर आया वोल्टेज, वोल्टेज के एनालॉग डिजिटल, फिर आया पीएलएल, पीएलएल के बाद पेरी डी, पेरी डी के बाद पेरी ए आएगा। उसके बाद कौन सा सेक्शन को हम देखेंगे? जब तक तुम यहां पर सोच रहे हो मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूं। सभी के मन में किसी के मन में जो भी सवाल है तो सवाल तैयार करके रखो। नमस्कार। हेलो। तो हम्म, मान के चलिए अगर हम्म, वो लाइन अगर शॉर्ट हो जाए तो हम्म। शॉर्ट के कंडीशन में अपने पास उसको ओके करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा क्या उपाय है? सबसे क्योंकि पहले सुनो, ये हाँ सर। ये जो अभी तुम पूछ रहे हो, ये डीबीडीडी 18 आईओआरटी, आईओआरबी, आईओएलएम, आईओएलटी या आईओबीएल, ये एक ही जगह से निकलता है, एक वोल्टेज है। अगर देखो, समझ लो बातों को। अगर मान के चलो आईओआरटी नहीं मिला, बाकी सब मिलते रहेंगे,
तो IORT रिलेटेड अभी मैंने जितना फॉल्ट बताया वो आ जाएंगे। तो उसका तरीका क्या है, ये इंटरफेस को चेक करो, या तो बॉल तुम्हारा ड्राई होगा या तो मिसिंग होगा। अगर ये IO18 जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए जो LDO वोल्टेज आ रहा है, अगर ये वोल्टेजेस नहीं मिला, ये वोल्टेजेस शॉर्ट हो गया, तो ये पूरा सेक्शन ही तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। ये यहां पर जितना सेक्शन है ना, यहां पर ये सारा गड़बड़ जाएगा। यानी कि टोटल तुम्हारा एप्लीकेशन कोई काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में सेट या तो तुम्हारा डेड रहेगा या तो लोगो हैंग के कंडीशन में रहेगा। तुम जरा इस वोल्टेज को देख लो। इस वोल्टेज को अगर हम क्लिक करते हैं, ये कितने जगह में गया है, कितने जगह में गया है? तो ये, हाँ, ये लाइन अगर शॉर्ट होता है ना, तो कई सारे सेक्शन जो है तुम्हारा बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहां पर आया है, पेरी डी में भी आया है कि नहीं आया है? हाँ गुरुजी आया ना ये सर। जो गुरुजी ये जो स्केमेटिक है जिसपे हम 1.8 दो तरफ से आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से जा भी रहा है, तो ये हम्म, सर क्या J12 AA127 M27 और AJ21 ये चारों पिन है कि आपस में शॉर्ट मिलेंगी मुझे? मैं समझा नहीं, क्या तुमने क्या पूछा? यहाँ पे यहाँ पे सर ये चारों लाइनों को आपस में ज्वाइंट किया है क्या? स्कीमेटिक की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्क करूँ सर मैं? ये वाला? जी 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 गुरु जी। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना। कहने का मतलब ये भी ऐसे ऐसे समझ लो, जहां जहां हम जाते हैं, ये PMU AP PMU AP PMU, ये सारा ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जी जी ठीक है ठीक है, अब ये, समझ गया, ओके ओके। हाँ, सर लेकिन मेरे पास अभी ओप्पो A18 का जो CPU हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, यही सेम फोन आया हुआ है और ये 1.8 के लाइन मुझे शॉर्ट मिला हुआ है। शॉर्ट नहीं बोलेंगे, इसे लीकेज बोलेंगे, हालांकि हम्म, 0.0 15-16 का लीकेज है। हाँ, तो फोन ओके चल रहा है, चार्जिंग पे ओके चल रहा है, जस्ट स्लीप मोड में जाने के बाद चार्जिंग लगा रहता है तो ओके है। हाँ, लेकिन चार्जिंग से निकाल रहे हैं और फोन जस्ट स्लीप मोड में चल रहा है, जा रहा है, तो फोन को रीस्टार्ट कर रहा है। ये और उसको अगर हम मास्किंग कर दे रहे हैं तो फोन मेरा ऑटो पोर्ट में चला जा रहा है। हो जाएगा ना। मास्किंग तुम कर नहीं सकते हो, पहले इसको समझो, ये डिजिटल सेक्शन है। ये हम्म। डिजिटल सेक्शन को वोल्टेज जा रहा है, ये कई सेक्शन डिजिटल एनालॉग को दे रहा है। सर अगर अगर वो पावर आईसी में एक जगह माउस कर देंगे तो कई सौ जगह वोल्टेज बंद हो जाएगा पावर गुरु आईसी जी। की बात नहीं हो रही है, ये मैंने सीपीयू के अंदर जो जो जिस एरिया में ये शॉर्ट है, मैंने वहां पे सीपीयू को मास्किंग करा हुआ था। तो अभी मुझे ये सर से जानना है कि अगर ये सीपीयू जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर कहीं मतलब सीपीयू के अंदर अगर ये कोई एक सेक्शन अगर अपना लीकेज हो जाता है, तो मान के चलिए जो फ्लैश स्टोरेज आईसी को डिटेक्शन के लिए वो वोल्टेज उसको मिल रहा है, या हम्म, फिर ग्राफिक को चलाने के लिए वो वोल्टेज मिल रहा है, या अदर सेक्शन को चलाने के लिए वोल्टेज मिल रहा है, तो हम्म, अदर अदर सेक्शन के लिए तो हम कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, मतलब अलग से उसको इनेबल करा सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि वो उसको मास्किंग करके चला सकते हैं, लेकिन जैसे कि फ्लैश आईसी से अगर नॉट डिटेक्शन आ रहा है, ऑटो पोर्ट में चला जा रहा है, तो हम्म। उसके लिए हम क्या अपने पास सीपीयू चेंज करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ और भी कर सकते, कुछ एक और भी कर बात, सकते हैं? एक बात यहां से ध्यान में रखो। सबसे पहले तुम्हारा अगर वो वोल्टेज इंडिविजुअल है, यानी कि सिर्फ वो एक ही पॉइंट को या एक ही लाइन को काम कर रहा है, तब तुम अगर उसको मास्किंग कर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो बैंक है, अभी जैसे मैंने कहा IORT IORB, ये सारे बैंक है, यानी कि एक एक ग्रुप है। तो ये अंदर ही अंदर बहुत सारे सेक्शन को जुड़ता है, अंदर ही अंदर। क्योंकि गुरु पहले जी, बात, हम्म, गुरु जी मेरा एक बात है। अरे सुन ले, पहले बीच में ना बोल। एक बात पहले सुन ले, नहीं, कि वही बात मैंने बोल। अभी कहा कि अगर इंडिविजुअल है, यानी कि वो एक ही लाइन को काम करता है, उसको अगर हम मास्किंग कर देंगे तो सिर्फ वही प्रोसेस बंद हो जाएगा। अगर हम बैंक को बंद कर देंगे तो PLL हमारा बिगड़ जाएगा, और PLL बिगड़ गया तो सेट हमारा अब भी तुरंत, अब भी पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि ये ऑटोपोर्ट के कंडीशन में चला जाएगा। क्या तुम्हें जवाब मिला? हाँ सर बिल्कुल, ये मुझे समझ में आ गया कि अगर वो वोल्टेज एक ही साथ बहुत सारे सेक्शन को चला रहा है, तो वो हम्म, सारे सेक्शन को डैमेज कर देगा, बंद कर देगा। ये और लेकिन प्रूफ है,
ये और एक ग्रुप है। और एक बात है, सीपीयू से बाहर रहता है तो चलता है, लेकिन सीपीयू से आने के बाद में नहीं चलता है आपका। मेरा अभी ये अभी हाँ, शायद अली, जब तक तुम सीपीयू को पूरी तरह से समझ नहीं जाते हो तब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले जो 2 क्लास हो गया ना, जिसमें मैंने तुम्हें लॉजिक गेट के बारे में बताया, उसको पहले समझो। एक सीपीयू के अंदर लगभग लगभग 25-30 करोड़ मॉस्फेट होते हैं। 25-30 करोड़ मॉस्फेट होते हैं। और हर एक अगर सिंगल मॉस्फेट की बात करें तो उसको कहते हैं हम स्टैंड अलोन। और स्टैंड अलोन है तो मास्किंग करेंगे तो चलेगा। अगर वो ग्रुप में है तो उसको मास्क करेंगे तो सेट तुम्हारा डेड हो जाएगा या आउटोपोर्ट कंडीशन में चला जाएगा। अरे ठीक है। गुरुजी मेरी तो सर अगर ये मेरा सवाल है, जैसे कि सुनिए। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, वो मेरा तो लाइन पूरा में हो जाने दीजिए। वो लाइन में जा रहे हैं, वो लाइन में कोई पावर से लेना अरे देना है, सैयद बोल लेने दो पहले उनको यार। 1.8 का लाइन जो नेटवर्क सेक्शन में जा रही है, ओटीए सेक्शन में जा रही है, वो वो अलग बात छोड़ दी है, वो चलेगा। और जो लाइन में जो काम करने का चाहता है, वो लाइन कोई का कोई रैम का लाइन का है नहीं, ये पावर एसी का लाइन में 1.8 का लाइन है, इसलिए उसको ऑटो रजिस्टर होता है। चलो, तुमने जो कहा वो सही कहा। हाँ ठीक है, तुम्हारा बाकी का सवाल पूरा कर लो, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ओके। सर यहाँ पे मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मेरा जब 1 पॉइंट जब लीकेज में चला गया तो सिर्फ और सिर्फ वो सेक्शन को डैमेज किया हुआ है, मतलब किसी एक सेक्शन को डैमेज किया है। हाँ, तो डैमेज लीकेज कंडीशन में डैमेज हाँ नहीं वही होता। लीकेज, हाँ वही अपना मतलब एक सेक्शन को वो मतलब लीकेज हो गया है, तो उसे अगर हम लोग को ठीक करने की कोशिश करें तो अपने हाँ, पास क्या ऑप्शन है? चेंज करना पड़ेगा या कुछ और अलग से कर सकते हैं? जो कि मेरे पास जो ओप्पो A18 का है, जो मैंने वो मास्किंग करा हुआ है, तो वो सेक्शन ऑटोपोर्ट में डायरेक्टली चला जा रहा है। नहीं, वो ग्रुपी जिम को तुम मास्किंग नहीं कर सकते हो, यह पहली बात। तो दूसरी बात यह है, वो लीकेज तुम्हारा सीपीयू से है या इंटरफेस से है या कैपेसिटर से है, इसको पहले चेक करो। कभी कभी पैड डिफरेंशियल में भी ये लीकेज आता है। नहीं, सीपीयू निकालने के बाद सर लीकेज ओके हो जा रहा है, और मास्किंग करने के बाद भी फोन ओके हो जा रहा है, मतलब लीकेज चला जा रहा है सीपीयू पे। अरे भैया मेरे बात अरे सुनिए। रुक ना, अरे उसको भैया पूरा मेरे करने दे। रुक, अबे सुनो। तुमने कहा सीपीयू निकालने पर तुम्हारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तुम सीपीयू निकाल देते हो, क्या तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर लोड आता है या विदाउट लोड होता है? विदाउट लोड होता है ना सर। तो विदाउट लोड में लीकेज कंडीशन है या शॉर्टिंग कंडीशन है? शॉर्टिंग कंडीशन तो पता चल जाएगा, लेकिन लीकेज कंडीशन पता नहीं चलेगा। ओके, बट सर हम जिस लीकेज को मास्किंग कर रहे हैं, हाँ 1.8 जो है, वहाँ हम्म पे 10-12 जगह 5-7 जगह जा रहे हैं। तो उस हाँ सेक्शन जहाँ पे मैं शॉर्ट ढूंढ के ग्राउंड से लीकेज ढूंढ को और मैं मास्किंग कर दे रहे हैं, तो हम्म बोर्ड का जो लीकेज था वो निकल जा रहा है। तो यानी कि यहां से क्लियर हो जाता है कि लीकेज तुम्हारा सीपीयू में है। ओके, हाँ ये नहीं इसी तरह से हमने क्लियर करा नहीं हुआ है। नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि तुमने मास्किंग कर दिया, लोड हट गया तुम्हारा। बट सर वो कनेक्शन और भी तो जो बाकी जगह से तो कनेक्टेड है ना, जो 1.56 जगह सीपीयू के अंदर जो दिखा रहे हैं हमको, हम्म। तो वो कनेक्शन मतलब एक कनेक्शन लीकेज, मतलब एक जगह लीकेज हुई है, वही हम्म कनेक्शन और भी बाकी जगह तो प्रॉपर है ना सर। तो चलो ठीक है, तो 100% क्लियर है तुम्हारा सीपीयू प्रॉब्लम है, तो सीपीयू को चेंज करो। प्रॉब्लम क्या है? तो सेम सीपीयू सर, एक और यहाँ पे मेरा दिक्कत हो रहा है कि जब मैं ये ओप्पो A18 का है और मेरे पास ये अभी जो Note 9 का जो अभी पड़ा, ये कौन सा मॉडल पढ़ा रहे हैं सर? ये अभी Note 9 है ना। हम Note 9 का मैं निकाल के डाला हुआ था, तो ऑटो पोर्ट बना रहा है बिना नहीं, प्रोग्रामिंग किए वो डाले हुए थे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो बात यह है, सीपीयू चेंज करने का प्रोसेस अलग है। क्या प्रोसेस है कि गुरु सीपीयू जी मैं का, हंस रहा हूँ। अरे चुप रुक, सीपीयू का वर्जन, सीपीयू का नंबर ऑफ और टाइमिंग, ये तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों बराबर नहीं होगा तो सीपीयू मैच नहीं करेगा। और बाकी रहा दूसरी बात, हम सीपीयू को डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू कमांड कहां से लेता है?
प्रोग्रामिंग से सर। हाँ, तो प्रोग्रामिंग अगर नहीं करेंगे उसका, वो जो जिसके साथ पहले जुड़ा था उसका प्रोग्रामिंग अलग था, अभी तुम जिसके साथ लाके जोड़ रहे हो उसका प्रोग्रामिंग अलग है। तो सीपीयू को पहले बिठाओ, ईएमएमसी लगा है तो निकालो, कंप्लीटली उसको रीड करो, सुपर यूजर डाटा को छोड़ के एक बार से उसका आरपीएम भी क्लीन करो, क्लीन करके दोबारा उसमें डालो, सारे क्लैरिटी करो, तब जाके वो ऑटोपोट नहीं बनाएगा, सेट चालू हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें तो मैंने अभी जो बता रहे हैं सर मैंने सोचा था, बट एक आप बता रहे हैं तो मुझे ये कंफर्मेशन हो गया कि हाँ इस तरह से इसका प्रोसेस होगा। लेकिन जो अभी बताया सर कि सीपीयू का नंबर तो सिर्फ नंबर मायने रखता है, या उसका अंदर जो नंबर, नंबर, वर्जन और डेट, ये तीनों मायने रखता है। अब क्लास के आखिरी क्लास में हम तुम्हें बताएंगे सीपीयू के नंबर क्या है, वर्जन क्या है, डेट क्या है, कैसे तुम्हें पता चलेगा। ये सीपीयू का क्लास खत्म होगा तभी जाके तुम्हें मैं सीपीयू उठा के दिखा के तुम्हें बताऊंगा कि ये नंबर जो है वो डेट को रेफर करता है, ये नंबर वर्जन को रेफर करता है, और ये नंबर आईसी को रेफर करता है, मैं बता दूंगा तुमको। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। क्लास को शुरू कर आगे बढ़ते हैं सर। अरे ऐसे सवाल करोगे तो मजा आ जाएगा ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा काम क्या था, हम कहां पर थे, यहां पर थे, राइट। आईओ आरबी, कह रहे आजाद, आईओ आरबी खत्म हुआ कि नहीं? हाँ हो गया गुरुजी। देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, सीपीयू कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, दिखता है नाखून के बराबर, लेकिन इसके अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में कनेक्शन कनेक्टिविटी होता है। तो ऐसे अगर हल्के में तुम सीपीयू को ले जाओगे तो काम तुम्हारा बनने से रहा। तो एक बार इस सीपीयू का पूरा क्लास को मैं कंप्लीट कर दूं, हर क्लास को बारीकी से समझ जाओ, उसके बाद तुम्हारे लिए कोई मतलब सीपीयू बदलना, सीपीयू का मरम्मत करना मजाक बन जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूरी कवर करे क्या ना, द बैंक कंसेप्ट, बैंक का मतलब क्या होता है। सीपीयू के एक बड़ा शहर समझ लिया जाए तो आईओआरटी एक मोहल्ला और आईओआरबी दूसरा मोहल्ला। अगर सिर्फ आईओआरबी के 1.8 वोल्ट लाइन शॉर्ट है तो सिर्फ उस मोहल्ला यानी कि उस एरिया का फंक्शन जो है रुकेंगे, लेकिन कभी कभी ये पूरे सीपीयू को हैंग कर देता है। वोल्टेज सोर्स क्या है, ये भी 1.8 वोल्ट या एलडीओ वीआईओ से बनती है। अगर मदरबोर्ड किसी का कैपेसिटर की वजह से 1.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो सारे आईओ बैंक्स यानी कि ये सारे बैंक जो है हमारा फेल हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा यहां पर मैं फिर से बैक फ्लैश कर रहा हूं। मैंने अभी तुमको क्या बताया, अगर पीएलएल के लाइन में, अभी जो आजाद ने ये सवाल यहां पर पूछा कि गुरुजी ये 3 mm क्या लिखा है, यही पूछा ना आजाद तुमने? जी 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 गुरुजी। देखो यहां इतना एक्यूरेसी की जरूरत है, इतना ही एक्यूरेसी की जरूरत है, मान के चलो आईओआरटी का जो इंटरनल जो ट्रैक होता है, जो इंटरफेस होता है, उसमें भी अगर थोड़ा सा मोटा पतला हो जाए ना तो भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा और अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा। तो इसलिए गुरुजी अगर इस लाइन ये लाइन ओपन वगैरह है तो क्या हम जंपर भी नहीं कर सकते क्या इसको कहीं से? जंपर करेंगे, कहां से करोगे, ये तो लेयर के भीतर है, कहां से करोगे? अगर ऊपर से करोगे तो ये पागलों जैसा हरकत करेगा। कभी ट्रैक वगैरह कट जाए गुरुजी तो इसको इस लाइन को जंपर करने में भी प्रॉब्लम है इंटरनल। जंपर नहीं कर सकते हो, सीधा तुम्हें बोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। जंपर, अब जी ये जी। लाइन कभी खराब होते ही नहीं है कभी, क्योंकि ये इतना एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ होता है, ये लाइन कभी खराब नहीं होता है। कभी कभार तुम लोग जब इलेक्ट्रिक डायरेक्ट डाल देते हो ना, तभी जाके ये प्रॉब्लम आता है। देखो यहां पर जो 3 mm वगैरह वगैरह मैंने यहां पर जो सब लिखा हुआ है सिमेटिक में, इसकी जानकारी मैंने तुम्हें आगे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया से रखा है, इसलिए अभी थोड़ा पूरा अपना दिमाग को लगा के इसको समझने का कोशिश करो। तो आगे बढ़े, आईओ एलएम में बढ़े।
जी जी जी। तो DBDD18 IOLN क्या है? IOLN भी उसी IO फैमिली का एक हिस्सा है। IOLN का मतलब हो गया लॉजिक मेमोरी बैंक होता है। DBDD18 IOLN क्या है? ये 1.8 डिजिटल वोल्टेज सप्लाई है जो CPU के एक स्पेसिफिक बैंक यानी कि पिंस के एक निश्चित समूह ग्रुप को ये पावर देता है। अभी क्या समझ में आया? अभी इसको मास्क करने में क्या प्रॉब्लम आएगा? ये एक समूह एक ग्रुप को पावर देता है, तो अगर उसको हम मास्किंग कर देंगे तो उस ग्रुप का टोटल वोल्टेज बंद हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा ऑटोपोर्ट बनेगा। इसका काम है, ये सप्लाई अक्सर सीपीयू के उन पिंस को एक्टिव करता है जो मेमोरी इंटरफेस साइड पिन से रैम और स्टोरेज के कंट्रोल सिग्नल की मेन डाटा को हैंडल करते हैं। अब बताओ क्या इसको मास्किंग करोगे? कभी नहीं। जो ऑटो पोर्ट हो नहीं कर जाएगा। सकते सर, नहीं कर सकते इसको। करे तो क्या होगा? ये रैम अरे और स्टोरेज से कट जाएगा, तब क्या बनेगा? ऑटोपोर्ट बनेगा। बिल्कुल सर, लेकिन सर यहाँ पे एक छोटा सा मेरा उस टाइम कंफ्यूजन रह गया था हाँ कि पूछो। जैसे कि अपन बोर्ड में जब 5-7 जगह वो पॉइंट जा रहा है, हम्म मतलब ये जो पॉइंट जा रहा है हमारा 5-7 जगह रहते हैं मदरबोर्ड पे हम्म सीपीयू के नीचे, तो हम्म कोई कोई लाइन लीकेज हो जाता है या फिर वो लाइन ओपन भी मान के चलते हैं, ओपन भी हो गया या शॉर्ट हो गया या लीकेज हो गया, तो हम्म उस कंडीशन में एक सेक्शन को वो मतलब जैसे इसने अभी जो आपने बताया कि यहाँ पे ये करेंगे, इसको मास्किंग करेंगे तो ये फ्लैश स्टोरेज नॉट डिटेक्शन में चला जाएगा, हम्म या फिर कोई और अगर हब होता तो वो दिक्कत आ जाता। फिर हम कैसे पता करेंगे सर कि जो ये मेरा शॉर्ट हुआ है, ये 7 जगह जो लाइन गई है इसमें जो एक लाइन मेरा डैमेज हुआ है, शॉर्ट हुआ है या फिर ओपन हो गया है, हम्म। तो ये किस सेक्शन के लिए है? अभी इसको समझने के लिए तुम्हें लॉजिक गेट समझना पड़ेगा। लॉजिक गेट समझने के बाद जब तुम इसकी डाटाबेस में जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये बॉल कौन कौन सा एरिया को कवर कर रहा है। तुम्हें तो सिर्फ बॉल मिल रहा है ना, इंटरनल हाँ। स्ट्रक्चर भी ना मिल रहा है। नहीं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए तुम्हें पहले लॉजिक को समझना पड़ेगा, फिर लॉजिक से अगर समझ गए तो डाटा शीट मिल रहा है। हमारे बोर्नियो के अंदर भी डाटा शीट है, उसको खोल के तुम आराम से जान सकते हो कि ये किस किस एरिया को कवर कर रहा है। दिखाएंगे ओके। हम तुम्हें, क्लास के दौरान इसको जरूर दिखाएंगे। तुम्हारे मन में सवाल है तो उसको मैं क्लैरिटी बिल्कुल करूंगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो ये सप्लाई अक्सर सीपीयू के उन पिंस को एक्टिव करता है जो मेमोरी इंटरफेस साइड रैम और स्टोरेज के कंट्रोल सिग्नल की मेन डाटा होते हैं, उनको ये हैंडल करता है। स्पेशल पेरिफेरल्स क्या है? कुछ केस में ये कैमरा सीएसआई या डीएसआई के साइड बैंड सिग्नल्स को जैसे रीसेट या इनेबल के लिए जिम्मेदार होते हैं। डिजिटल लॉजिक क्या है? सीपीयू के मिडिल सेक्शन को लॉजिक गेट्स को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए एनर्जी देता है। यही पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तुमको बताया कि लॉजिक गेट जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे। अगर लॉजिक गेट की बात किया जाए तो सीपीयू को समझने के लिए सिर्फ सीपीयू को अगर समझना चाहोगे तो लॉजिक गेट का क्लास कम से कम, सुहेल, कितना क्लास हो सकता है? 10-15 तो होगा ही सर। 1 महीने से कम नहीं जाएगा। 30 हाँ, समझ 40 में बहुत क्लास से टाइम। कम, 30 40 क्लास से कम नहीं होगा। यहां पर दिखाता हूं तुमको, यहां पर दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, जरा देखो तो सही कितना क्लास होगा ये लॉजिक गेट का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो पहले में रह गया है, अभी दूसरा पार्ट को जरा गौर से देखो। हाँ सर, वो पहले के हिसाब से ही बोला मैंने। मैंने तो हाँ, पहला ही देखा है। ये दूसरा है, ये दूसरा तो कम से कम 30 क्लास तुम्हारा ले जाएगा। ये देखो यहां पर तुमने जो सवाल किया है लॉजिक कैसे बनता है, इसको भी जरा देख लो। लॉजिक बनता कैसे है? इसी तरह जी। का लॉजिक के बाद ये हल, पहले तो ये समझना बेहद जरूरी है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक जो है ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, इनके माध्यम से निर्माण होने वाला एक कंप्लीट कंपोनेंट पैकेज होता है। और ये कैसे काम करता है इसको जब तक नहीं समझोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में जब भी तुम किसी के डाटा सेट को पढ़ते हो उसके अंदर ऐसे दिखाई देता है कि नहीं?
जी जी गुरुजी जी एकदम सेम। तो यही चीज होता है, यही चीज को समझने के लिए लॉजिक गेट को पढ़ना जरूरी है। और जहां तक मेरा ख्याल है, लॉजिक गेट को समझने के लिए तुम्हें बेसिक कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। जब तक बेसिक कंपोनेंट्स का नॉलेज नहीं होगा तो बियॉन्ड बेसिक कंपोनेंट्स को तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा टॉपिक है, कभी इसके ऊपर अगर फुर्सत मिला तो चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ गुरुजी कल क्वेश्चन किया था मैंने हम्म कि सिम डिटेक्शन के बाद फोन रिस्टार्ट क्यों होने लगता है, जैसे सिम हम्म डालते हैं वैसे ही रिस्टार्ट 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 क्यों करने लगता है? बेसबैंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, बेसबैंड प्रोसेसर को चेक करो। अच्छा। मैंने तुम्हें कहा था वीडियो को जाके देख लेना, तुमने देखा है हाँ, कंप्लीट? देखा देखा गुरुजी। तुमने मेरे ख्याल से स्किप करके देखा है, क्योंकि मैंने वहां पर बोला है कि इस जगह में सिम डालने पर तुम्हारा रिस्टार्ट करेगा। देखा है, मैंने कहा है सिम डालने पर तुम्हारा सेट रिस्टार्ट करेगा। जब मॉडेम मैंने पढ़ाया है, जी पर्टिकुलर मॉडेम में देख लेना, स्किप एक जी। जरा सी भी करेगा तो मेरा वीडियो को समझने से तू रहा, बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। तो मेरा वीडियो जब भी देखोगे स्किप करने का कोशिश भी मत करना, स्किप करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके ओके गुरुजी। तो रिपेयरिंग में इसका डायग्नोस्टिक क्या होगा? अगर DVD-18 IO-LM लाइन शॉर्ट हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, या प्रॉब्लम आ सकता है क्या स्टॉकऑन लोगो वेट फॉर हैंडशेक, हैंडशेक करेगा नहीं। जब सीपीयू बूट होता है तो हर बैंक को इंस्टॉलाइज करता है, अगर IO-LM बैंक रेस्पॉन्स नहीं देता है तो सीपीयू वहीं पर रुक जाता है, यानी कि या तो डेड हो जाएगा या तो स्टॉक ऑन लोगो में आ जाएगा। कैमरा डिस्प्ले एरर, अगर इस बैंक से कैमरा या एलसीडी के सेकेंडरी सिग्नल्स जा रहे हैं तो कैमरा कनेक्ट नहीं हो पाएगा या डिस्प्ले पे डार्क रहेगा। हाई पोर्ट डिटेक्शन बट नो बूट, कभी कभी फोन पीसी पर पोर्ट बनाता है क्योंकि बूट रोम जिंदा है, लेकिन आईओ बैंक्स फेल होने की वजह से यह बूट लोडर लोड नहीं हो पाता है। जब भी हम किसी मोबाइल को पावरिंग ऑन करते हैं तो वो कहां से पावर ऑन होता है? कहां से पावर ऑन होता है? किसी भी मोबाइल को जब हम ऑन करने का कोशिश करते हैं तो वो कहां से पावर ऑन होता है? पावर स्विच से तुम्हारा क्या है, उसका क्रिस्टल में जा रहा है, बाद में उसको ऑन होता है। ये तुमने सीपीयू को जो पढ़ा था उसको याद रखा है, इसलिए तुझे थैंक्स है, मतलब अच्छा साधुवाद है। लेकिन क्या है कि जब भी कोई भी मोबाइल हो या पीसी हो या कोई स्मार्ट डिवाइस हो, जब भी वो चालू होने की कोशिश करता है, सबसे पहले वो बूट लोडर से अपना डाटा को रिसीव करना और डाटा ट्रांसफर करना काम करता है। तो हाई पोर्ट बनेगा, लेकिन कभी कभी फोन पीसी पर पोर्ट बनाता है क्योंकि बूट रोम जिंदा है। बूट रोम जो है वो जिंदा है, लेकिन आईओ बैंक्स फेल होने की वजह से बूट लोडर लोड नहीं हो पाता है। और बूट लोडर कहां पर होता है आजाद कुमार? जी गुरुजी। बूट लोडर कहां पर होता है? गुरुजी फ्लैश फाइल में होता है वो तो। फ्लैश फाइल में होता है। जब फ्लैश फाइल ही लोड नहीं होगा तो बूट लोडर चालू नहीं होगा, तो पोर्ट बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल टिप्स क्या है? द वोल्टेज सोर्स, ये 1.8 वोल्ट हमेशा पीएमआईसी के एलडीओ से आती है। ट्रेसिंग कैसे करना है? अगर गोलू भाई के स्क्रीन आ गई जी। पता नहीं उसको, चलो कोई बात नहीं, चलो। अगर आपको सीपीयू के पास एक ही स्पेसिफिक बैंक के कैपेसिटर पर शॉर्टिंग मिलता है तो हमेशा पहले चेक करें कि क्या पूरे बोर्ड की 1.8 वोल्ट लाइन शॉर्ट है या सिर्फ वही कैपेसिटर लीक है। इंपोर्टेंस क्या है? इन आईओ बैंक्स के बिना सीपीयू ब्लाइंड एंड डीप हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। वो पावर तो ले रहा है लेकिन बाहर के कंपोनेंट से बात नहीं कर पा रहा है। बोलो, साइलेंट रहो। मतलब होता है कि आईओ लेफ्ट टॉप बैंक, मतलब होता है आईओ लेफ्ट टॉप बैंक। जब हम सीपीयू को पिन आउट स्कीमेटिक में देखते हैं तो मीडियाटेक ने पिंस को अलग अलग दिशाओं में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में बांटा है ताकि मदरबोर्ड पर ट्रैक्स को बिछाने में आसानी हो। अभी देखते हैं ABDD18 IO-LT क्या है। ये 1.8 वोल्ट डिजिटल सप्लाई है जो कि लेफ्ट टॉप हिस्सों में मौजूद पिंस को पावर देता है। इसका मेन काम है, मीडियाटेक के ढेरों मॉडल्स में IO-LT बैंक अक्सर नीचे दिए गए फंक्शन को हैंडल करता है। सिस्टम कंट्रोल, सीपीयू के कुछ मेन सिग्नल को जैसे वॉचडॉग और रीसेट और PMIC अक्सर इसी बैंक की पिन से निकलते हैं। जीटैक डिबग पिन,
फोन की सॉफ्टवेयर डिबग और फैक्ट्री टेस्टिंग के लिए जो पिंस होते हैं उन्हें यह सप्लाई एक्टिव करता है। इंटरप्ट IRQ, जब कोई कंपोनेंट जैसे टच आईसी हो गया, वाईफाई हो गया, सीपीयू को डिस्टर्ब करके बनाना चाहता है कि मेरे पास डाटा है, तो वो IRQ सिग्नल इसी बैंक से पिन पर भेजता है। जरा सा पानी पी लो। तो क्या आजाद तुम्हारे दिमाग के अंदर आया कुछ? जी जी जी, बहुत कुछ आ रहा है सर। समझ लो, अगर IOLT बंद हुआ, PMIC EN सिग्नल बैंक से निकल रहा है, तो CPU वापस PMIC को सिग्नल नहीं भेज पाएगा, वोल्टेज को पकड़ के रखागा, होल्ड नहीं होगा। नतीजा क्या है? फोन ऑन होगा और तुरंत बंद हो जाएगा, करंट ड्रॉप हो जाएगा। वॉचडॉग रीसेट काम नहीं करेगा। अगर वॉचडॉग रीसेट सिग्नल अनस्टेबल है तो फोन पर बार बार रिस्टार्ट या रिबूट या बूट लूप होगा। टच स्क्रीन रेस्पॉन्स, क्योंकि इंटरप्ट इसी बैंक से हैंडल होते हैं, इसलिए टच या सेंसर का रेस्पॉन्स बहुत स्लो या खत्म हो सकता है। तो हम लोग क्या क्या मतलब, जरा सोचो, लाइन एक ही है, 1.8 वोल्ट लेता है, लेकिन अंदर अंदर उसने कितना सारा काम को अंजाम दे रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो टेक्नीशियन टिप्स फ्रॉम SRA इंस्टीट्यूट। चेक द क्लस्टर, CPU के लेफ्ट कोने के पास जो कैपेसिटर लगे हैं उन्हें मल्टीमीटर से चेक करें। अगर वहां पर 1.8 वोल्ट नहीं है तो CPU कभी अवेक यानी कि पूरी तरह से नहीं जगेगा। द इंटरडिपेंडेंसी क्या है? याद रखिए, IORT, IORB, IOLM और IOLT ये सभी 1.8 वोल्ट के अलग अलग स्विच हैं। अगर मेन 1.8 वोल्ट VIO सही है पर IOLT के पास वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है तो फोन ऑन तो देखेगा पर कमांड नहीं लेगा। फिर आते हैं DVDD 18 IOBL। DVDD 18 IOBL 5 नंबर पर हम आप आ गए। जी कह रहे आजाद, जी गुरु जी। मेरे दिमाग में कुछ पक रहा है, बताऊं क्या? जी जी, पका दीजिए। अबे, ये तो एक के ही अभी पेरी D खत्म नहीं हुआ है, फिर पेरी ए के बाद जाके तुम्हारा आएगा दूसरा सेक्शन। कौन सा सेक्शन आएगा दूसरा सेक्शन? हाउसकीपिंग। पेरी बी आएगा गुरु जी। नहीं नहीं, पेरी D के बाद, पेरी ए के बाद कौन सा सेक्शन? यानी कि हमारा डिजिटल चालू हो। GND GND तो हमने कल पढ़ लिया है, GND नहीं। सर हाउसकीपिंग। नहीं, क्या रे गधेड़ा सोहेल, अबे वोल्टेज मिल गया, इसको डिजिटल सर्किट चालू हो गया तो उसको चाहिए ना, फ्लैश फाइल चाहिए ना, मेमोरी और जब तक उसको मेमोरी नहीं मिलेगा, यानी कि रैम और रोम दोनों नहीं मिलेगा तो क्या आगे का प्रोसेस होगा? नहीं नहीं नहीं, होगा, नहीं होगा। पेरिफेरल चाहिए। इंस्टॉलाइज कर देते हैं। पेरिफेरल इंस्टॉलाइज होने के बाद सब चलेंगे ना, तो चलने के लिए उनको क्या चाहिए? कमांड चाहिए ना। कमांड कहां से मिलेगा? जी जी। चलो देखते हैं। सर मुझे समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है कि जब तक आपका पूरा क्लास नहीं करेंगे किसी को कुछ भी घंटा फर्क हो वो समझ में नहीं आएगा। मुझे तो फिलहाल तो नहीं आ रहा। बातों को सुनो, बातों को सुनो। मैंने यहां पर सीक्वेंस के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूं, पहले कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा। ये सीक्वेंस के हिसाब से चला रहा हूं, ना कि इसका जो सिमेटिक के हिसाब से। सीक्वेंस के हिसाब से अगर नहीं चलाया तो कोई फायदा नहीं, सिमेटिक के हिसाब से चलाने में क्या फायदा है? तुम नहीं तो गुरु अटक जी। जाओगे ना, अधर में अटक जाओगे। सीक्वेंस के हिसाब से चल लेंगे तो ये फायदा जरूर होगा कि धीरे धीरे आगे छोटा छोटा एरिया छोटा छोटा पार्ट समझते चले जाएंगे, और आने वाले समय में जब एंड होगा या फिर कभी दूसरे बार रिवाइज करेंगे तो पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। एक बात को ध्यान रखना,
किसी भी हाल में जब तुम वीडियो को रिपीट करोगे, एक तो स्किप नहीं करोगे, ये पहला काम। दूसरा काम, भले ही तुम्हें एक दिन में एक वीडियो देखने का वक्त मिले, एक वीडियो देखो, फिर दूसरे दिन दूसरे वीडियो देखो। ऐसा करने पर पूरा जब तुम वीडियो को कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये मान के चलो, मैंने कहा ना, सीपीयू तुम्हारे लिए मजाक बन जाएगा। मुझे फिर बताना, फिर आगे चल के बताना। तो मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको पर्सनली कॉल बैक कर रहा हूँ, और जो भी है एक बार बात करते हैं सर। वैसे भी आप हमको जानते हैं और थोड़ा सा गधापन किए हुए हैं हम आप, तो फिर और भी वो जो भी हिस्ट्री होगा मैं थोड़ा बहुत शेयर करेंगे आपसे। देखते हैं पर्सनली आपका क्या जवाब आता है। ऐसे भी बिल्कुल आप तो बिल्कुल। डरा के मारने में एक्सपर्ट हो सर, हर किसी को अरे पूछते अरे, रहते हो सर। कुछ नहीं जानता हूं रे, पूरा काम का 5% अभी तक मेरे को आया नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं भी हर रोज पढ़ रहा हूं। गुरुजी, गुरुजी, हाँ। क्या गूगल आप ड्राइव में जो पाँच वीडियो डाल। परसेंट जानते हैं सर या फिर ज्यादा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं जानता हूँ कि आपके एक दो ट्रिक से मैंने ऐसे 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 फोन ठीक किए हुए हैं जो कि वो सर के ऊपर से निकलने वाले जैसे फोन थे। इस तरह के मैंने फोन ठीक करे हुए हैं आपके ट्रिक से। एक काम करो, पहले अपना नाम लिखो। नाम नहीं लिखते हो तो मैं तुम्हें बुला भी नहीं पा रहा मैं हूँ। जय कुमार हूँ सर, जय कुमार सर, आपको अच्छा, सब याद होगा। जय जय जय, कोई बात नहीं है, ठीक है। सुनो, एक बात है। अभी तो मैंने बस तुम्हें उजाले में रखा हूं, आगे मैं तुम्हें अंधेरे में ढकेलने वाला हूं। चिंता ना करो, पूरा अंधेरे में ढकेलने वाला हूं। और ये चीज को तुम्हें कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये चीज कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये तो बात सही है। अभी अभी तो मैं बस तुम्हें वोल्टेज पे लेके जा रहा हूं। अभी मतलब पेयर डिफरेंशियल इसके बाद चालू करने वाला हूं। तो आज ये अभी भी तो साला 1.25 घंटा हो गया। चलो देखते हैं कितना तक जाते हैं। तो यहां पर चलते हैं। आईओबीएल का मतलब होता है आईओ बटम लेफ्ट। जब हम सीपीयू के चारों दिशाओं में बात बांटे होते हैं तो बटम लेफ्ट या सेक्शन को अक्सर कनेक्टिविटी और पेरिफेरल कम्युनिकेशन से जुड़ा होता है। देखो, आईओपीएल किसके साथ जुड़ा होता है? कनेक्टिविटी और पेरिफेरल कम्युनिकेशन से जुड़ा होता है। तो डीवीडीडी 18 आईओवीएल क्या है? ये 1.8 डिजिटल सप्लाई है जो सीपीयू के बॉटम लेफ्ट साइड पिंस को सप्लाई देता है। इसका काम होता है, मीडियाटेक चिपसेट में आईओवीएल बैंक अक्सर फंक्शन को हैंडल करता है। ऑडियो इंटरफेस I2S और सीपीयू से ऑडियो आईसी कोडेक तक आने वाली डिजिटल सिग्नल को अक्सर इसी बैंक से निकलते हैं। कनेक्टिविटी आईओ वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी से बात करने के लिए जो कंट्रोल लाइन से सिग्नल्स चाहिए वो इसी बैंक से प्रोवाइड होता है। तो क्या समझ में आया? आईओबीएल अगर खराब हो जाए या ये सेक्शन तुम्हारा ये 1.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या क्या खराब आ जाएगा? ऑडियो आईसी सही है, सीपीयू रिवॉल्व किया, पावर आईसी चेंज कर दिया, स्पीकर चेंज कर दिया, पत्ता चेंज कर दिया, आवाज में सरसराहट आता है लेकिन कोई भी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तो आईओबीएल अगर फेल होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। वाईफाई चलेगा नहीं, ब्लूटूथ चलेगा नहीं, क्योंकि ये सीपीयू इन पेरिफेरल्स के साथ बात ही नहीं कर पाएगा, डाटा एक्सचेंज नहीं करेगा। जब डाटा एक्सचेंज नहीं होगा ये सारे काम करना बंद कर देंगे। तो लो स्पीड आईओ कुछ सेंसर जैसे लाइट या प्रॉक्सिमिटी के I2C सिग्नल्स भी कभी कभी इस बैंक में मैप होते हैं। रिपेयरिंग में इसका क्या करेंगे? डायग्नोसिस, अगर 1.8 वोल्ट आईओबीएल लाइन प्रॉब्लम आती है तो आपके स्टूडेंट्स को फॉल्ट मिल सकते हैं। क्या फॉल्ट मिल सकते हैं? अगर सप्लाई मिस है तो सीपीयू ऑडियो आईसी से डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। नतीजा स्पीकर, माइक और ईयरपीस सभी काम करना बंद कर देंगे। ऑडियो आईसी बदलने से भी ठीक नहीं होगा। वाईफाई ब्लूटूथ गियर आउट हो जाएगा। गियर आउट क्या मतलब होता है? अगर कनेक्टिविटी कंट्रोल सिग्नल इस बैंक से निकल रहे हैं तो वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन सेटिंग में गियर हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। सेकेंडरी सेंसर फेलियर, अगर फोन में कुछ सेंसर काम कर रहे हैं तो इसी बैंक की सप्लाई के बाद बड़ा कारण हो सकता है। टेक्नीशियन स्ट्रिप ऐसा टेक्नीशियन की तरफ से क्या है? क्लियर ऑडियो सेक्शन सिमेटिक में देखिए, अगर ऑडियो सिग्नल सीपीयू के बॉटम लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं गोलो, तो समझ लिए कि आईओबीएल बैंक वहां एक्टिव है। वोल्टेज वेरिफिकेशन, इन सभी आईओ बैंक्स में वोल्टेज का सोर्स पीएमआईसी 1.8 वोल्ट है, लेकिन मदरबोर्ड के ट्रैक कभी कभी सीपीयू के नीचे ओपन या ड्राई शोल्डर हो जाते हैं, इसलिए कैपेसिटर पर चेक करना जरूरी है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया?
सारे बैंक हमने पढ़ लिए। पढ़ लें। जी जी जी। जी जी। इन सब का मतलब ये है कि सीपीयू ने अपना पूरा आईओ इंटरफेस एक्टिव कर लिया है। अभी आते हैं पेरी ए में। पेरी ए, पेरी डी डिजिटल के बाद पेरी ए यानी कि पेरिफेरल एनालॉग। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सीपीयू के हर बड़े सेक्शन को दो पहलू में बांटा गया है। डिजिटल जो कैलकुलेशन करता है और एनालॉग जो सिग्नल को टाइमिंग को हैंडल करता है। पेरी ए वही एनालॉग फ्यूल है जो सीपीयू के पेरिफेरल को कंट्रोल्स या स्टेबिलिटी देता है। पेरी ए क्या है? पेरिफेरल्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑडियो। ए हो गया तुम्हारा एनालॉग नॉइज फ्री सप्लाई और वोल्टेज मीडियाटेक सीपीयू जैसे MT699 में 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट के आसपास है। इसका काम क्या है? ये सप्लाई सीपीयू के उन इंटरनल सर्किट को पावर देती है जो बाहर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदलते हैं या वाइस वर्सा, डिजिटल से एनालॉग या एनालॉग से डिजिटल को बनाते हैं। कभी कभी तुम लोग कहते हो ना कि हमारा आवाज तो उस तरफ सुनाई देता है लेकिन उस तरफ का आवाज हमें सुनाई नहीं देता है, और हमने माइक भी चेंज कर दिया और बायोस को भी चेक कर लिया, कैपेसिटर को भी चेक कर लिया, ईएमएमसी, सीपीयू सब कुछ बदल डाला, फिर भी ये नहीं होता है। तो ये लाइन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह का एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, एक कन्वर्ट होगा तो दूसरा कन्वर्ट होगा। एनालॉग टू डिजिटल इंटरफेस है जब वाईफाई, ब्लूटूथ, एनालॉग वेब्स आती है तो सीपीयू को जो हिस्सा उन्हें सेंस करनी होती है उसी पर पेरी ए की जरूरत होती है। इंटरनल पीएलएल्स, पेरिफेरल्स, पेरिफेरल सेक्शन के अपने छोटे छोटे क्लॉक जनरेटर्स होते हैं। उन्हें स्टेबल रखने के लिए ये एनालॉग वोल्टेज बहुत जरूरी है। यूएसबी फिजिकल पावर क्या है? आपके फोन पे पीसी से कनेक्ट होगे या नहीं, और डाटा ट्रांसफर की स्पीड क्या होगी, ये काफी हद तक पेरी ए पर निर्भर करता है, क्योंकि यूएसबी के एनालॉग फिजिकल लेयर को सपोर्ट करता है। रिपेयरिंग में डायग्नोसिस क्या है? अगर पेरी ए मिस हो जाए तो फोन की कंडीशन ऐसी होगी, यूएसबी पीसी कनेक्शन एरर देगा, फोन चार्ज तो होगा लेकिन पीसी में अननोन डिवाइस दिखाएगा या कनेक्ट ही नहीं होगा, भले ही चार्जर, आईसी, चार्जर पोर्ट सब कुछ सही हो। वाईफाई, ब्लूटूथ रेंज इश्यू, वाईफाई तो ऑन हो जाएगा लेकिन सिग्नल्स बहुत कम आएंगे या बार बार डिस्कनेक्ट होगी क्योंकि एनालॉग सेक्शन को पूरी पावर नहीं मिल रही है। ऑडियो नॉइज, अगर ऑडियो का एनालॉग इंटरफेस इसी लाइन से जुड़ा है तो साउंड में हिसिंग या नॉइज आ सकती है। डेड कंडीशन, अगर ये लाइन शॉर्ट है तो सीपीयू के अंदर से तो फोन 0.5 से लेकर 0.08 एम्पियर पे जाके स्टक हो सकता है। टेक्नीशियन टिप्स क्या है? पेरी डी वर्सेस पेरी ए, डिजिटल पेरी से चलते हैं और एनालॉग पेरी से उसी डाटा का क्वालिटी और कनेक्शन की स्टेबिलिटी को रखते हैं। सोर्स क्या है? ये वोल्टेज अक्सर पीएमआईसी के एक एलडीओ से आता है। टेस्टिंग क्या है? अगर वाईफाई यूएसबी में प्रॉब्लम है तो सीपीयू के पास इसका बाईपास कैपेसिटर टेस्ट करें और वहां पर मल्टीमीटर से 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट चेक करें। एबीडीडी 0 फॉर डीएसआई। तो यहां पर चलते हैं। पेरी ए में सबसे पहला कौन सा आया? एबीडीडी 0 फॉर डीएसआई। क्या होता है? क्या होता है? डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। और बाहर क्या लिखा है? डीवीडी कोर। अगर इसको क्लिक करें तो ये कम से कम 100 जगह में गया रहेगा। जी। तो कोर को पढ़ेंगे या डीएसआई को पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? डीएसआई करते हैं सर, डीएसआई को। अब आप डिस्प्ले डीएसआई सीरियल इंटरफेस के सबसे सेंसिटिव और मॉडर्न वोल्टेज पर आ गए हैं। ये 0.04 वोल्ट की सप्लाई देखकर अक्सर टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी कम वोल्टेज का काम क्या है, लेकिन डिस्प्ले की स्पीड और बैटरी सेविंग के लिए यह सबसे बड़ा राज है। एबीडीडी 0 फॉर डीएसआई क्या है? ये एनालॉग डिस्प्ले इंटरफेस की एनालॉग सर्किट के लिए है। वीडीडी पावर सप्लाई 0.04 यानी कि 400 मिली वोल्ट की बहुत ही लो वोल्टेज सप्लाई होता है। डीएसआई डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस जो सीपीयू से डिस्प्ले तक डाटा जाता है। इसका काम क्या है? मॉडर्न फोन में मीपी यानी कि मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। इसमें डाटा बहुत हाई स्पीड पर जाता है। बता सकता है क्या सुहेल, इसमें डाटा का स्पीड क्या रहेगा?
इसमें डाटा का MIPI लाइन डाटा का स्पीड कितना होता है मालूम है क्या? नहीं सर। 100 मेगाहर्ट्ज होता है, 100 मेगाहर्ट्ज, जो कि डीएसओ में भी पकड़ा नहीं जाता है, जो कि डीएसओ में भी पकड़ा नहीं जाता है। इसीलिए वहां पर MIPI फिल्टर हम लगाते हैं ताकि उस हाई फ्रीक्वेंसी को वो कुछ काम कर सके, ताकि हमारा डिस्प्ले जो है वो बहुत दिनों तक काम करे। और जब भी हमारा MIPI फिल्टर खराब हो जाएगा तो तुरंत निकाल के हम लोग जंपर कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सर। लो स्विंग वोल्टेज, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करते वक्त अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी जैसे 1.8 तो सीपीयू गर्म होगा और बैटरी ज्यादा खर्चे होंगे, इसलिए 0.0 वोल्ट का इस्तेमाल करके सीपीयू बहुत तेजी से सिग्नल को स्विच कर पाता है बिना हीट पैदा किए। MIPI PHY पावर, ये सीपीयू के अंदर मौजूद उस फिजिकल लेयर को पावर देती है जो डिस्प्ले के डाटा लेंस, क्या आजाद, जी गुरु जी। लेंस का मतलब क्या है? कांच। नहीं गुरु जी, यहाँ कुछ और होगा। लाइंस का प्लूरल, लाइंस का बहुवचन। लेंस को जैसे डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और क्लॉक लेन को चला दिया। सिग्नल इंटीग्रिटी क्या है? ये एनालॉग सप्लाई इंश्योर करते हैं कि डिस्प्ले पर आने वाली इमेजेस में कोई नॉइज या फ्लिकरिंग ना हो। रिपेयरिंग में इसका क्या डायग्नोस करें? अगर एबीडीडी 0.04 DSI मिसिंग हो जाए तो इस लाइन में लीकेज आ जाए तो आपको ये प्रॉब्लम मिलेंगे। कौन सा प्रॉब्लम? ब्लैक स्क्रीन, नो ग्राफिक्स सबसे बड़ा सिम्टम्स। फोन ऑन होगा, पीसी पर पोर्ट बनाएगा, साउंड भी आएगा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी दिखेगा नहीं, यानी कि ग्राफिक्स नहीं बनेगा। भले ही आपने LCD 1.8 वोल्ट और BSP BSN को चेक कर लिया हो। कहां से फॉल्ट होता है आजाद कुमार? AVDD 04। AVDD 04। और जितने भी तुम देखोगे MT के CPU उसमें इस लाइन को जरूर देख लेना, ठीक है? डिस्प्ले फ्लिकरिंग लाइंस, अगर ये वोल्टेज स्टेबल, अच्छा सुनो, लेकिन गुरु जी ये बात, ये जब मिलेगा नहीं सर AVDD 4, तो मेरे ख्याल से इसका EN जो जाता है +5 और -5 के लिए, वो EN भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से सर। EN बनेगा ना, EN बनेगा, यही तो मजे की बात है। आएगा। अबे क्या हो गया? हाँ क्या चला? नीचे हो गया। हाथ लग गया मेरा। हाँ कहाँ चला? PLL में बज गया, PLL में बज गया सर, ऊपर लो। हाँ सर, और ऊपर ध्यान दो। हाँ हाँ यहाँ वेरी डी, आयो ध्यान आर्टिस्ट। दो। हाँ गुरुजी बस भी करो, 1.5 घंटा हो नीचे अरे गया। कहाँ भेजे का मेरा हाथ कीमा लग बन गया? गया, भेजे का कीमा बन गया। ध्यान दो, नीचे ध्यान दो। फिर ये आ गया, बस बस। नहीं नीचे है जूस, और नीचे। हाँ हाँ ये दिखता है। गुरुजी कंट्रोल F। ये आ गया, आ गया। मैंने अब अगर अंडू कर देता तो आ जाता, लेकिन हाथ लग गया कहीं पर मेरा। तो सिग्नल इंटीग्रिटी क्या है? ये एनालॉग सप्लाईज इंश्योर करता है कि डिस्प्ले पर आने वाली इमेजेस में कोई नॉइज या फ्लिकरिंग नहीं होना चाहिए। अगर एबीडीडी 0 मिस हो जाए तो लाइंस में लीकेज आ जाए तो आपको प्रॉब्लम्स क्या मिलेगा? ये ग्राफिक्स प्रॉब्लम आएगा, डिस्प्ले फ्लिकरिंग होगा, MIPI एरर लॉग आएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर लॉग चेक करेंगे तो वहां से DSI PHY एरर या डिस्प्ले टाइम आउट दिखाएगा। टेक्नीशियंस के लिए टिप्स क्या है? वायर टू चेक कहां से चेक करोगे? यह वोल्टेज हमेशा सीपीयू के बिल्कुल पास एक छोटी सी फिल्टर कैपेसिटर पे चेक करनी चाहिए। मल्टीमीटर से सेंसिटिविटी के कई सस्ते मल्टीमीटर से ये 0.04 से लेकर को सही रीड नहीं कर पाता है, इसलिए अच्छा मल्टीमीटर से इसको चेक करो। सोर्स क्या है? ये वोल्टेज अक्सर मेन PMIC के
एक स्पेशल लो वोल्टेज एलडीओ से आती है। अगर ये 0 वोल्ट है तो डिस्प्ले में कभी जिंदा नहीं होगा। एबीडीडी12 डीएसआई, एबीडीडी12 डीएसआई भी डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस फैमिली की सप्लाई है। एबीडीडी04 डीएसआई के साथ मिलकर काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां 0.4 वोल्ट हाई स्पीड डाटा स्विचिंग के लिए, वहां पर 1.2 वोल्ट एबीडीडी12 डिस्प्ले इंटरफेस के कोर लॉजिक और कोर सर्किट को जिंदा रखने के लिए होता है। एबीडीडी12 डीएसआई क्या है? ये एनालॉग डिस्प्ले सेक्शन के एनालॉग सेंसिटिव सर्किट के लिए है। वीडीडी पावर सप्लाई लाइन, इसका मतलब है कि ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई है। डीएसआई डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस है। इसका मेन काम क्या है? मीडियाटेक सीपीयू में डिस्प्ले सेक्शन को इंस्टॉलाइज करने के लिए 2 स्टेजेस होते हैं। डीएसआई पीएलएल पावर सप्लाई डिस्प्ले के लिए क्लॉक, पिक्सल को क्लॉक बनाने के लिए है। उसके पीएलएल को ये 1.2 वोल्ट सप्लाई स्टेबिलिटी देती है। लॉजिक पावर सीपीयू के अंदर डिस्प्ले कंट्रोलर है, जो ये डिसाइड करता है कि स्क्रीन पर क्या पिक्सल भेजनी है। उसका एनालॉग लॉजिक इसी पर चलता है। इंटरफेस ब्रिज क्या है? ये 0.04 वोल्ट से और 1.8 वोल्ट के बीच ब्रिज का काम करता रहता है, ताकि डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर स्क्रीन तक पहुंच जाए। रिपेयरिंग में क्या दिखेंगे? अगर एबीडीडी12 डीएसआई लाइन मिसिंग हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो नो डिस्प्ले ब्लैक स्क्रीन होगा। आपने फोल्डर कॉम्बो चेक कर लिया है, लाइट आ रही है लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। इसका मतलब है सीपीयू डिस्प्ले डाटा रिलीज नहीं कर रहा है। डिस्प्ले कंट्रोलर स्क्रीन पर ग्राबेज वैल्यू, बिखर हुए पिक्सल या कलर पैचेस लिखना होगा। लोगो हैंग, कई बार फोन बूट होने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब सीपीयू डिस्प्ले इंटरफेस को वेकअप यानी कि कॉल भेजता है और 1.2 वोल्टेज ना होने की वजह से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फोन लोगों पर ही अटक जाता है। टेक्निक्स क्या है? डिस्प्ले सेक्शन में हमेशा सीक्वेंस होता है, पहले 1.8, फिर 1.2 और आखिरी में 0.04 वोल्टेज बनती है। सोर्स क्या है? ये वोल्टेज अक्सर गुरुजी एक मिनट, ये वोल्ट सर कहाँ बनती है? ये वाली, ये 1.2 एबीडीडी12 ये डिस्प्ले के पिनों पे बनती है गुरुजी? तुम्हें VIO मिलता नहीं डिस्प्ले पे? और तो वो तो सर फिक्स रहता है 1.8। हाँ, ये फिर 1.2 एबीडीडी और फिर नहीं 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 नहीं, वो तुम गलत ट्रैक में चले गए। तुम डिस्प्ले में क्यों जाते हो? तुम सीपीयू में हो ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो सर। ये सीपीयू का वोल्टेज है। जो पेरिफेरल्स के बारे में हम एनालॉग पेरिफेरल्स को पढ़ते हैं, तो उनको वो वोल्टेज मिलने पर ये काम को वो अंजाम देते हैं। अगर पेरिफेरल में 1.8 और 1.2 एबीडीडी नहीं मिला, एबीडीडी 1.8 एंड 1.2 नहीं मिला, तो तुम्हारा 0.04 वोल्ट मीपी पे बनेगा नहीं। ओके ओके हो गया गुरु। ये वोल्टेज अक्सर मेन पीएमआईसी के स्पेसिफिक एलडीओ से आता है। ट्रेसिंग, अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो सीपीयू के पास इन दोनों 1.2 वोल्ट और 0.4 कैपेसिटर को चेक करना बहुत जरूरी है। इनके बिना मीपी लाइंस पर डाटा कभी नहीं जाएगा। एबीडीडी12 सीएसआई, अब पहले हमने देखा डीएसआई, अब आ रहे हैं सीएसआई, भाई कैमरा सीरियल इंटरफेस। कितना है अभी? एक जरा देख लेते हैं। अरे बाप रे। चलो ये सीएसआई में आज के क्लास को रोकते हैं, कल से फिर आगे के सफर को तैयार करेंगे। गुरुजी आज तो ज्यादा हो रहा है। नहीं हाँ बहुत, गुरुजी बराबर है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, इसके आगे जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है। तुम्हें झलकी दिखा दूंगा, रुको। सीएसआई का मतलब हाँ होता दो है के कैमरा सीरियल इंटरफेस, जिस तरह हमने अभी अच्छा एक बात सुनो, डीएसआई में हम डाटा भेजते हैं, लेकिन सीएसआई में क्या करते हैं? डाटा रिसीव करते हैं। तो सीएसआई का मतलब कैमरा सीरियल इंटरफेस है। जिस तरह हमने अभी डीएसआई डिस्प्ले के बारे में बात की, सीएसआई बिल्कुल उसी का भाई है, लेकिन ये डाटा भेजता नहीं है बल्कि कैमरा से डाटा लेता है। एबीडीडी12 सीएसआई वो एनालॉग सप्लाई है जो सीपीयू के अंदर मौजूद कैमरा इंटरफेस के दिमाग को पावर देती है। एबीडीडी12 सीएसआई के है एनालॉग कैमरा सिग्नल्स की क्वालिटी नॉइस फ्री के लिए। वीडीडी पावर सप्लाई है, 1.2 वोल्ट सप्लाई है। सीएसआई कैमरा सीरियल इंटरफेस, इसका मेन काम क्या है? कैमरा से आने वाला डाटा बहुत ही हाई स्पीड पर होता है, उस डाटा को सीपीयू के अंदर सही से रिसीव कराने के लिए ये सप्लाई जरूरी होता है। सीएसआई पीएचवाई पावर कैमरा के डाटा
लाइन्स D0, D1, D2, D3 और क्लॉक लाइंस को हैंडल करने वाला फिजिकल लेयर को ये पावर देता है। इंटरनल पीएलएल कैमरा डाटा को सिंक करवाने के लिए जो क्लॉक चाहिए उसके पीएलएल को स्टेबल रखता है। इमेज प्रोसेसिंग ब्रिज कैमरा सेंसर से आने वाला एनालॉग सिग्नल्स को जब सीपीयू डिजिटल में बदल देता है तो ये 1.2 वोल्ट लाइन से उससे प्रोसेस या सपोर्ट करता है। रिपेयरिंग में इसका डायग्नोसिस क्या करें? अगर आपके पास कोई भी फोन आ जाए जिसमें कैमरा एरर हो तो ये लाइन बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। कैमरा कैंट कनेक्ट सबसे कॉमन फॉल्ट है। आपने कैमरा बदल दिया है, सॉफ्टवेयर कर लिया है, फिर भी कैंट कनेक्ट कैमरा आ रहा है तो हो सकता है सीपीयू के सीएसआई इंटरफेस हाई पावर ऑफ नहीं हो रहा है। कैमरा लैग पिंक स्क्रीन आना, अगर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं हो तो कैमरा खुलने पर स्क्रीन पिंक या ग्रीन हो जाएगा या फिर इमेज बहुत ज्यादा लैग करेगा, स्लो चलेगा। हिटिंग नियर सीपीयू व्हाइल यूजिंग कैमरा, अगर इस लाइन में लीकेज होती है तो जैसे ही आप कैमरा ओपन खोलोगे तो सीपीयू का एक हिस्सा बहुत गर्म होने लगेगा और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो क्या इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है तो येलो कलर में लिखता है टेम्परेचर ओवर 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। गुरु जी मेरे को एक सवाल है। गुरुजी ये प्रॉब्लम अभी संतोष सर के सेट में आई थी ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो थोड़ी देर छोड़ देते थे तो फिर वही सेट पूरा चलने लगता था। हाँ गुरु जी मेरे एक सवाल है। हाँ, जो मोबाइल में कैमरा चलता है जो भी ब्लर क्यों मारता है? सब कैमरा चल रहा है, कैमरा का क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, ब्लर क्यों होता है? ब्लर पिक्चर क्यों आता है? कैमरा के अंदर एक ऑटो फोकस लाइन होता है। अगर ऑटो फोकस लाइन को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कैमरा में ब्लर पिक्चर आएगा। आई बात समझ में? तो वो तो बात है, कैमरा तो चल रहा है के बाद में ब्लर क्यों आएगा? कैमरा सब चलता है लेकिन मेरे को यही डाउट लगता है। ए गधेड़ा, ए शायद अली, माइक्रोस्कोप यूज करता है ना? माइक्रोस्कोप यूज करता है ना? हाँ हाँ जब भी तुम कोई चीज माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो एडजस्ट करते हो ना? हाँ। एडजस्ट करने से पहले ब्लर पिक्चर दिखता है या पूरा क्लियर पिक्चर दिखता है? जो भी एडजस्ट करता है उस टाइम पूरा दिखता है, वो जो भी तो रखता है वही 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 तुम यहाँ अपने माइक्रोस्कोप में हाथ में करते हो लेकिन कैमरा के अंदर ऑटो फोकस होता है, वो उस लेंस को ऊपर नीचे करता है। अगर वो ऊपर नीचे नहीं हुआ तो तुम्हारा कैमरा में पिक्चर ब्लर आएगा। ठीक है? ठीक है गुरु। डोंट फॉरगेट 1.2 वोल्ट। टेक्नीशियन अक्सर कैमरा के कनेक्टर पर 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट एबीडीडी, डीबीडीडी, आईओवीडीडी चेक करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सीपीयू के अंदर एक सप्लाई चाहिए उसे रिसीव करने के लिए, और ये वही लाइन है। ये हमेशा मेन पीएमआईसी से आता है, टेस्टिंग कैमरा कनेक्टर पे के पास, बल्कि सीपीयू के पास जो सीमाटिक में सीएसआई सेक्शन के कैपेसिटर है वहां पर 1.2 वोल्टेज को चेक करो। एबीडीडी 1. यूएसबी नहीं, यहाँ पर हम रोक देते हैं। अभी यूएसबी का 5-6 लाइन होगा शायद, कितना लाइन है? यूएसबी यूएसबी और यहाँ पर आ गया वाई ब्लूटूथ और जाय क्या एबीडीडी 12 WBG क्या है स्वेल? वाईफाई, ब्लूटूथ और एक क्या होता है जिसको तुम लोग कहते हो ना मैप, मैप कहते हो, जीएनएसएस, जीपीएस 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 जीपीएस। और इसको ऐसा भी कहा जाता है वाइड बैंड गैप। इसको वाइड बैंड गैप भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। वाइड बैंड गैप के तहत तुम्हारा ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस तीनों आते हैं। अभी इसको आगे नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत बड़ा टॉपिक आगे तुम्हारे लिए है, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं। एबीडीडी 12 यूएसबी ये कल के क्लास में हम लोग करेंगे। अभी मैं तुम्हें बस बता दूं आगे के लिए तुम लोगों के लिए क्या है। अब हम लोग एनालॉग एबीडीडी की लगभग सारी सप्लाई खत्म कर ली है। मॉडेम हो गया, प्रोसेसर हो गया, डीडीआर हो गया, जीपीयू पीएलएल हो गया, डिस्प्ले कैमरा हो गया, यूएसबी कनेक्ट हो गया,
कनेक्टिविटी वाईफाई ब्लूटूथ तो ये हो गया। तो इसके बाद कौन आया? आजाद कुमार, जी गुरु जी। इसके बाद कौन आने वाला है? दिख रहा है ना? जी जी, EMI IF और ईएमआई क्या है? इंटरमीडिएट। हाँ। एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस। ओके ओके। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मेमोरी। इसमें तो मेमोरी। टोटल गुरु जी सिग्नल वाली लाइनें होंगी मेरे ख्याल से। 100%। इसीलिए वहां पर 3 mm 2 mm 4 MIL सभी चीजें यहीं पर मिलने वाला है तुमको। जी जी। तो ये अच्छा गुरु, सिग्नल वाली लाइनों को जैसे डिजाइन भी उसी तरह किया जाता है जितने एम्पियर मैंने देखा। अभी क्लॉक वाली लाइन को देखेंगे आप तो टेढ़ा 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 करके देता है। ऐसा हाँ। भी उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है सर। जैसी जैसी वोल्टेज की लाइनें रहती हैं उसी हम्म। हिसाब से उनको डिजाइन भी क्या है, मोटा पतला टेढ़ा हाँ, ऐसा भी कुछ किया जाता है गुरु जी। यही तो मैंने ये इसी सेक्शन में वो सारा फंडामेंटल्स तुम्हारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से। अब चलो मैं थोड़ा एक काम करता हूं। क्या है, मैं एक बात बताता हूं तुमको। अभी सुहेल ने क्या बोला, इसके बाद हम हाउस कीपिंग में जाएंगे, बोला ना? क्या रे सुहेल? सुहेल, अबे कहाँ भाग गया? तो पावर आईसी में होता है क्या गुरुजी? अरे नहीं 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 नहीं, देखो हाउस कीपिंग इसमें भी है। कौन बोला पावर इसमें होता है? इसमें भी है। लेकिन समझने वाली बात यह है, आपने घर ले लिया, उसमें सारा सामान रख दिया, सारा सामान को सजाने संवारने का कब काम होगा? जब सारा सामान आपके घर के अंदर आ जाएगा तभी सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। तो हाउस कीपिंग का काम वही है। सभी कुछ मिल जाने के बाद वो सजाने का, संवारने का और उनको इस्तेमाल करने का रास्ता बताएगा। अभी हमारा डिजिटल खत्म हो गया, उसके बाद हमारा लॉजिक खत्म हो गया, एनालॉग खत्म हो गया, पेरिफेरियल्स खत्म हो जाएगा, यूएसबी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे मेमोरी में, क्योंकि बगैर मेमोरी का ये तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो सीक्वेंस को समझ जाना, पहले लॉजिक, फिर डीबीडीडी, फिर एबीडीडी, फिर आओगे पीएलएल में, फिर आओगे पेरी में, फिर पेरी ए में, फिर यूएसबी में, फिर वाइड बैंड गैप में। उसके बाद हम आएंगे मेमोरी में। मेमोरी से आगे की रास्ता हम लोग तैयार करेंगे।